हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू विनय मार्ग। सीडीएस का जो हम लोग पीवाईक्यू अपना सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें आज जो है वन शॉट देखेंगे किसका, फाइनली इन्वॉल्वमेंट का, जिसमें कि 2015 से लेकर 2025 का जो सेकंड पेपर हुआ था वहाँ तक जितने भी इन्वॉल्वमेंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, सारे हम डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं जहाँ पे आप ऑलरेडी दो चीज़ें तो आपको ऑल मिल ही जाएगा। एक तो कंसेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगी, दूसरा स्मार्ट रिवीजन हो जाएगा, तीसरा एग्जाम रेडी। अलॉन्ग विद दैट कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फ्यूचर ईयर क्वेश्चन आया हुआ है वो हम आपको दिखा देंगे। थीम एनालिसिस आपको पता चल जाएगा एक ही वीडियो में, राइट। और इस वीडियो को करने के बाद से आपको इन्वॉल्वमेंट का कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न मैं बता रहा हूँ कि एक वीडियो जो है यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा, और दूसरा वीडियो में जो है जितने भी फर्दर आगे पूछे जाने वाले सवाल होंगे उन सब का जो है फ्यूचर ईयर प्रोडिक्शन, यानी कि जो भी कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन होगा वो सारे दूसरे वीडियो में होगा, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन और एक बार जो है उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लोगे तो यू विल बी फाइनली लीडिंग टुवर्ड्स ए ग्रीन शॉट, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, राइट। और यहाँ पे जो छोटा मोटा वैल्यू एडिशन है वो तो कर देंगे, बट जो मेजर पार्ट है, ठीक है, मेजर पार्ट है एक कंसेप्ट को लेकर, उसको हम लोग जो है एक दूसरे वीडियो में लाएंगे जहाँ पे हम लोग सिर्फ कंसेप्ट क्लियरिटी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया है ताकि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विद द कमेंट थीम। क्या नाम है, डबल कोट के अंदर क्या लिखना है कि सीडीएस इन्वॉल्वमेंट पीडीएफ, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को लिखते हो आई विल डेफिनेटली अपलोड इन द टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। नाउ आपको इस चीज़ को पढ़ने के बाद से कभी भी इन्वॉल्वमेंट के लिए दूसरा जो सोर्स है वो उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ही जगह पे सारे जितने भी ये बायोम्स वाला कंसेप्ट है ये सारे यहाँ पे एक ही जगह से क्लियर हो जाएगा, राइट, विथ पिक्टोरियल मैप, है ना। यहाँ पे देखना, यहाँ पे जहाँ पे वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है वहाँ पे क्वेश्चन में किया गया है, तो इसको तो मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। यू कैन सी हियर कि प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता था यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन का वैल्यू एडिशन विल डू इन दिस वीडियो, है ना। यहाँ पे देख लो कोरल रीफ के बारे में एक क्वेश्चन है, वो फर्दर आगे और सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से एक बार जब कोरल रीफ के बारे में ये पढ़ लोगे तो आपको किसी भी एग्जाम में पूछे, सी डी एस, एन डी ए, सी ए पी एफ या स्टेट पी सी एस या यू पी एस सी के अदर्स एग्जाम में भी, तो यू कैन डू इट ईजिली, राइट। तो डू वॉच दैट कंसेप्ट वाला वीडियो आफ्टर दिस वीडियो, ठीक है। नाउ यहाँ पे वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लो, यहाँ पे फर्दर वैल्यू एडिशन, ठीक है। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट के जितने भी कन्वेंशन हुआ, प्रोटोकॉल हुआ, सबमिट हुआ, एग्रीमेंट हुआ, ये एक मास्टर टेबल आपको हम दे देंगे, जिससे कि कभी भी आपको कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और चीज़ की, ठीक है। एक ही प्लेस से सब कुछ आपको मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू एडिशन ख़त्म होता है। एक वैल्यू एडिशन किसका है, हाँ, जो मेजर इन्वॉल्वमेंट रिलेटेड डेज है वो हमेशा आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछता है, जैसे यहाँ पे। तो इसको एक बार कर लोगे तो ये जो है परमानेंटली आपका सोल्यूशन मिल जाएगा इस चीज़ का, राइट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, इसको फाइनल हम लोग करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन वाले सीरीज़ के बाद से आप जो है इस कंसेप्ट वाले वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है, इस वीडियो के बाद आएगा। नाउ आपको पीडीएफ के लिए बता दिया है कि क्या करना है, ठीक है। और यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो लेट्स स्टार्ट और इट्स नॉट ओनली एक वन शॉट, इट्स ए ग्रीन शॉट, जहाँ पे जितने भी इन्वॉल्वमेंट रिलेटेड चीज़ें होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगी फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। नाउ 2015 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसको हम देखते हैं, ठीक है। जहाँ पे क्या सवाल इन्वॉल्वमेंट से पूछता है वो हम देखेंगे कि 12 नंबर देखो कि हु विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फॉर मैमल्स। तो जो भी मैमल्स होते हैं उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ऐसा पूछा है इसने। तो लेट्स सी कि कह रहा है कि दे पोजेज हेयर ऑन द बॉडी, ओके, तो मैमल्स में होता है हेयर, भाई, ठीक है। सम ऑफ देम ले एग्स, बिल्कुल, सम कह रहा है, हम सबको तो जानते नहीं है, ठीक है। अभी भी बहुत सारे स्पीसीज है जहाँ पे मैमल्स हैं जहाँ पे उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है, नहीं किया गया है, या फिर हमारे जो एक्चुअल लिस्टिंग है वहाँ पे वो मेंशन नहीं है। और लेग्स तो एग्स ले करते ही है कुछ ना कुछ, ठीक है। देयर हार्ट इज़ 3 चैम्बर, यहाँ पे चीज़ें जो है नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ये गलत हो सकता है, ओके। और गलत है क्योंकि यहाँ पे 3 चैम्बर नहीं 4 चैम्बर होगा, ठीक है। कि जो भी मैमल्स होते हैं उनके 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, 2 आर्टरी एंड दो वेंस, ठीक है। नाउ सम आर एक्वेटिक, बिल्कुल, क्यों नहीं, मैमल्स एक्वेटिक हो सकते हैं। एग्जाम्पल में आप बता देना कमेंट में कि कौन से मैमल जो है एक्वेटिक है, ठीक है। नाउ सी, इसका जो नॉट ट्रू है अबाउट मैमल्स वो ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट आंसर सी है। और जो भी आंसर मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी ऑफिशियल आंसर की से वेरीफाइड है, तो आपको इधर उधर सोचने की भी ज़रूरत नहीं है।
नाउ 23 नंबर देखो, यहाँ पे एयर पॉल्यूटेंट एंड उसके इफेक्ट के बारे में दिया हुआ है। हम डिटेल में देखेंगे जब कंसेप्ट हम रिवीजन करेंगे वहाँ पे, ठीक है, उस वीडियो में। यहाँ पे जस्ट ब्रीफली जो भी ऑप्शन है उसको हम लोग शिफ्ट करेंगे डिटेल में उस वीडियो में देखना, जहाँ पे आप एयर पॉल्यूटेंट और उसके इफेक्ट से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन हो सकते थे वो सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो अगर फर्दर आगे थोड़ा भी वे फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा तो यू कैन डू दैट, आई कैन एश्योर यू दैट, ठीक है। नाउ एयर पॉल्यूटेंट और उसके इफेक्ट से रिलेटेड देखो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इससे क्या होता है कि डेप्लीशन इन ओजोन लेयर इन द एटमोसफेयर, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है, जो कि हमारे फ्रीज या ठंडा इलाका से निकलता है, ठीक है, वो सब चीज़ों से या एसी से निकलता है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये फर्दर ओजोन लेयर को डेप्लीट करती है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। नाउ सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन कॉज करता है, ठीक है, हम देखेंगे इसके बारे में भी पूरा डिटेल में बढ़िया से। लीड कंपाउंड देखो, जो लीड होता है ना वो क्या करता है कि ये जो है नर्वस सिस्टम को हार्मफुल करता है, ठीक है। तो पहले देखते होगे कि लीड जो है हमारे गाड़ी में डाला जाता था एज ए एंटी नॉकिंग एजेंट, ठीक है। उसको जो है गवर्नमेंट जन ने लीड को ऐसे गाड़ी में डालने से मना कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है हमारे नर्वस सिस्टम को, जो गैस निकलती थी गाड़ी से, तो वो नर्वस सिस्टम को हार्मफुल पहुंचाता है, ठीक है, इस वजह से। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड जो है टॉप मोस्ट कंट्रीब्यूशन टू ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ऑब्वियसली भाई, ठीक है, मतलब पहले वाटर वेपर है एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली ये इसका राइट आंसर होगा, 2 1 3 4 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। हमने देख लिया है ये सब सारी चीज़ें कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है ओजोन लेयर को डिप्लीशन में हेल्प करता है, मतलब इफेक्ट करता है। वैसे सल्फर डाइऑक्साइड जो है एसिड रेन कॉज करता है, जो कि क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड कैसे रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करता है H2O से, और ये फर्दर फॉर्म कर देता है हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि देखो ऑब्वियसली H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है, ये क्या होता है कि ये किंग ऑफ, जो क्या कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स इसको बोलते हैं H2SO4 को, ठीक है, बट ये हार्मफुल है टू आवर एटमोसफेयर, ठीक है। ये कॉज करता है फर्दर एसिड रेन। नाउ लीड जो है, लीड कंपाउंड, इससे क्या होता है, ऑब्वियसली ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है न्यूरोटॉक्सिन के रूप में होता है। लीड जो है एक न्यूरोटॉक्सिन है जो कि फर्दर नर्वस सिस्टम को हैम्पर करता है, हार्मफुल होता है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। नाउ CO2 जो है, ये देखो टॉप मोस्ट कंट्रीब्यूशन है टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट, जो कि फर्दर लीड टू करता है। यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन कि while CO2 derived aggregate warming, CFC has thousands of times the global warming potential per molecules, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे CO2 से तो ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, बट ये जो CFC है ना, ये 1000 टाइम ज़्यादा CO2 से पोटेंशियल रखता है कि इससे जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है पर मॉलिक्यूल। तो इसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, पॉलिसी टारगेट जो है मैटर करता है यहाँ पे। नाउ 30 नंबर देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट प्रैक्टिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए हेल्दी इन्वायरमेंट। कह रहा है कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए कौन सी पॉइंट इन चारों में से जो है वो करेक्ट या मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे कि बर्निंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट टू कीप देम इन्वायरमेंट क्लीन। यहाँ पे जब प्लास्टिक वेस्ट को जलाओगे तो भाई जो भी वेस्ट से ये निकलेगा, प्लास्टिक बनता कैसे है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, ठीक है, तो या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से, है ना। तो ये फर्दर जो है क्या कहते हैं अपना एयर पॉल्यूटेंट को और बढ़ाएगा, ठीक है, तो वो हमारे एटमोस्फेयर के लिए नुकसान करेगा, तो बर्निंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए। बर्निंग ऑफ ड्राई एंड फॉलन लीव्स इन ए गार्डन और फील्ड, नहीं भाई, जलाओगे तो वहाँ से ये नुकसान ही पहुँचाएगा। इसी की वजह से तो दिल्ली में देखोगे ठंडी में ये जो स्मोक वाला केस बढ़ता है, ये बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है, जहाँ पे वो जो वीट और गेहूँ का क्या कहते हैं, वीट और धान का जो भी स्टेबल बर्निंग करते हैं उसकी वजह से वो सब हम पोल्यूशन देखने को मिलता है। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक सीवेज बिफोर इट्स रिलीज, ऑब्वियसली जो डोमेस्टिक सीवेज है वहाँ पे जो पानी गिरता है उसका ट्रीटमेंट हम पहले कर दें, तो ये एक मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट प्रैक्टिस है फॉर ए हेल्दी इन्वायरमेंट, और ये बात ट्रू है, ठीक है। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर फील्ड, नहीं भाई, ये केमिकल फर्टिलाइजर करोगे तो फर्दर जो है बायोमैग्निफिकेशन का केस बनेगा। आई मीन वो समुद्र में जाएगा एंड देन समुद्र वहाँ से मछली खाएगी एंड फर्दर ये जो है एक साइकिल बन जाएगा फॉर ए डिजीज, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक सीवेज बिफोर इट्स रिलीज, ठीक है। नाउ 42 नंबर देखो, यहाँ पे इस किसके बारे में पूछा है स्टेटमेंट जो है, ये वाटर साइकिल के बारे में स्टेटमेंट पूछा हुआ है, और क्या है हम देखते हैं कि ट्रांसपिरेशन बाय प्लांट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू क्लाउड फॉर्मेशन, ये बात गलत है, इट डज, ठीक है। और अराउंड जो है
ट्रांसपिरेशन से कितना 10% जो है ये कंट्रीब्यूट करता है इन द क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है। नाउ ओनली इवापोरेशन ऑफ सरफेस ऑफ वाटर ऑफ रिवर्स एंड ओशियन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन। तो ये ओनली की वजह से जो है ये गलत हो गया, ठीक है। इवापोरेशन ऑफ सरफेस वाटर ऑफ रिवर्स एंड ओशियन तो रिस्पॉन्सिबल होता है क्लाउड फॉर्मेशन के लिए, बट इसके अलावा और बहुत सारे हैं, जैसे कि मतलब जो लेक से निकल रहा होगा या कहीं और से पानी वाटर प्लांट से निकल रहा होगा, ठीक है। तो ये सब सारे जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर क्लाउड फॉर्मेशन, राइट। नाउ रेन डज नॉट कंट्रीब्यूट इन मेंटेनेंस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर टेबल। कह रहा है कि रेन जो है ये मेंटेन ही नहीं करता है, कंट्रीब्यूट ही नहीं करता है, ठीक है, किस चीज़ में, मेंटेनेंस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर टेबल। सबसे ज़्यादा वाटर का रिचार्ज जो अगर करता है तो वो है रेनफॉल की वजह से वो वाटर रिचार्ज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे डज नॉट बोल दिया है, ये भी गलत है। नाउ फोर्थ नंबर देखो, अंडरग्राउंड वाटर में ऑल्सो बी कनेक्टेड टू सरफेस वाटर। ऑब्वियसली भाई हमारे हैंड पंप्स हो गए, ये वो सब सारी चीज़ देखोगे तो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो कनेक्टेड है टू सरफेस वाटर, राइट। तो ये पार्ट है हमारे वाटर साइकिल का, ठीक है, और राइट आंसर ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझते हैं, मतलब ब्रीफली समझेंगे, डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जहाँ पे हम इसको अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये वाटर साइकिल जो है ये पार्ट है किसका, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का, ठीक है, जिसका क्या मतलब होता है, कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन एटमॉस्फेयर, लैंड, ओशियन, अंडरग्राउंड थ्रू फिजिकल प्रोसेसेस। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जहाँ पे 10 टर्म हम यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं कि देखो, इवापोरेशन मतलब क्या होता है कि लिक्विड वाटर जो है फर्दर वाटर वेपर में बनता है ड्यू टू सोलर हीट, राइट। ट्रांसपीरेशन क्या होता है कि वाटर वेपर जो है वो रिलीज होता है बाय प्लांट थ्रू स्टोमेटा। सब्लिमेशन क्या होता है कि आइस स्लेश स्नो जो है ये फर्दर कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में। सब्लिमेशन क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड टू गैस बन जाता है, इसलिए आइस या स्नो से डायरेक्ट वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। तो सब्लिमेशन प्रोसेस जो है वाटर साइकिल में इन्वॉल्व है। नाउ कंडेंसेशन, ये भी वाटर साइकिल में है, ये फर्दर वाटर वेपर को टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल में चेंज करता है, ठीक है, कंडेंसेशन से, जो कि फर्दर लीड्स टू फॉर्म्स क्लाउड। नाउ प्रिसिपिटेशन जो है ये भी क्या करता है कि ये फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है, क्लाउड के। वाटर फॉल्स फ्रॉम एटमोसफेयर टू द अर्थ। इनफिल्ट्रेशन जो है वाटर इंटर्स फ्रॉम द सॉइल फ्रॉम द सरफेस। जब सरफेस से वाटर इंटर करता है हमारे सॉइल में तो फर्स्ट स्टेज को क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है, जो कि फर्दर सॉइल मॉइस्चर को रिचार्ज करता है या ग्राउंड वाटर को, ठीक है। पर्कुलेशन क्या बोलते हैं, वाटर मूव्स डाउनवर्ड थ्रू सॉइल और रॉक। जब वाटर जो है किसी रॉकी सरफेस या सॉइल वाला इलाके से फर्दर मूव डाउनवर्ड करता है, ठीक है, तो उसको पर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है, जो कि फर्दर जो है इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए। नाउ सरफेस रन ऑफ जो है वाटर फ्लो ओवर लैंड इनटू रिवर्स, लेक्स और ओशियन, उसको सरफेस रन ऑफ बोलते हैं, ठीक है। ग्राउंड वाटर फ्लो ये जो है क्या है, बेसिकली अंडरग्राउंड मूवमेंट ऑफ स्टोर्ड वाटर है, उसको ग्राउंड वाटर फ्लो बोलते हैं, ठीक है, जो कि फर्दर रीच करता है रिवर्स और ओशियंस को। कलेक्शन एंड स्टोरेज, वाटर स्टोर्ड इन द ओशियंस और रिवर्स और ग्लेशियर और सॉइल और ग्राउंड वाटर को क्या बोलते हैं, कलेक्शन और स्टोरेज, ठीक है। फर्दर ओशियन जो है लार्जेस्ट रिजर्वियर ऑफ वाटर है, राइट। अगर आपको वाटर रिजर्वियर का सीक्वेंस देखना है मेजर, तो सबसे पहला जो है ओशियन में सबसे ज़्यादा पानी है, ये सीक्वेंस फर्दर पूछ देता है आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो मेक श्योर टू यहाँ पे बढ़िया से पढ़ लो इसको। ओशियन जो है वो सबसे ज़्यादा वाटर रिजर्वियर रखता है, दूसरे नंबर पे ग्लेशियर आएगा एंड आइस कैप्स, ठीक है। तीसरे नंबर पे है ग्राउंड वाटर, चौथे पे है लेक, रिवर, सॉइल एंड मॉइस्चर, ठीक है। पाँचवें नंबर पे है एटमॉस्फेयर। तो ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा ओशियन, उसके बाद से ग्लेशियर्स या आइस कैप्स, थर्ड नंबर पे है ग्राउंड वाटर, ठीक है। अब इसको एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, यही चीज़ बताया गया है यहाँ पे भी। नाउ लेट्स मूव, यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिटेलिंग दिया हुआ है इस चीज़ को कि इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट के रूप में। और ये क्या है कि ड्राइविंग फोर्स क्या होता है इस चीज़ का, वाटर का, प्राइमरी सोलर एनर्जी की वजह से जो भी होता है वाटर साइकिल कंटिन्यू होता है। ग्रेविटी की वजह से परस्पिरेशन, रन ऑफ या ग्राउंड वाटर मूवमेंट होता है। इवेपो ट्रांसपिरेशन मतलब कि इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन जो है साथ में होता है तब। कंडेंसेशन जो है इसेंशियल है किस चीज़ के लिए, फॉर क्लाउड फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेशन जो है इंक्लूड्स रेन, स्नो, स्लीट एंड हेल्स। फर्दर अगर आपसे कभी पूछ दे कि प्रेसिपिटेशन का कौन कौन सा पार्ट है, तो ये कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, 4 तरह के प्रेसिपिटेशन होते हैं, प्रेसिपिटेशन होते हैं। कौन कौन से, तो रेन होता है, स्नो होता है, स्लीट होता है एंड हेल होता है, ठीक है। मेक श्योर टू रिमेंबर दिस क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी ज्योग्राफी में पूछा जा चुका है, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन देखोगे तो एंट्री ऑफ वाटर इनटू सॉइल, पर्कुलेशन जो है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ऑब्वियसली इसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो एक बार स्क्रीन पॉज करके इसको भी पढ़ लेना, ठीक है, ओके। नाउ 48 नंबर देखो
कि यहाँ पे दो लिस्ट मैच करना है, सेंचुरी एंड स्टेट को, राइट। अब देखो सेंचुरी में कौन सा है कि शारावती वैली, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो शारावती वैली जो है ये बेसिकली जो है कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो शारावती वैली जो है कर्नाटका में। सतकोसिया जॉर्ज आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो सतकोसिया जॉर्ज जो है ये उड़ीसा में देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ पायरोटेन आइलैंड, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये जो है पायरोटेन आइलैंड गुजरात का वन ऑफ द पार्ट है, ठीक है। नाउ जो है भगवान महावीर, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, भगवान महावीर सेंचुरी, तो ये जो है आपको गोवा में देखने को मिलेगा, राइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 55 नंबर देखोगे तो विच वन अमंग द फॉलोइंग वॉज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर 2014। ऑब्वियसली उस टाइम का करंट है, बट हम जो है यहाँ पे तो आंसर देखेंगे ही, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो है ओजोन लेयर डे या ओजोन प्रिवेंशन डे यू कैन से, ये कब मनाते हैं, तो ये है हम मनाते हैं 16 सितंबर को, ठीक है, ईच ईयर। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है फर्दर, क्योंकि ये देखो यहाँ से थीम पूछ रहा है, तो जो भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, जैसे 5 जून का थीम क्या हो सकता है, जो इन्वॉल्वमेंट डे मनाते हैं हम, यहाँ पे देखो ओजोन डे का पूछ लिया है कि थीम क्या है, तो मेक श्योर टू रिमेंबर दैट कि आपको थीम भी पता होना चाहिए, ठीक है, जो भी मेजर इन्वॉल्वमेंटल डेज हैं उसके, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो ये भी करंट बेस्ड क्वेश्चन था, बट विल सी इट्स, यहाँ पे जैसे वर्ल्ड वाइड फंड है ना, इसका जो है स्टैटिक पार्ट है, ये देख लेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू द लिविंग प्लेनेट इंडेक्स और रिपोर्ट 2014, जो कि किस चीज़ से रिलेटेड बात करता है, स्पीसीज, स्पेस, पीपल एंड प्लेस, ठीक है, जिसको रिलीज करता है कौन, वाइल्ड लाइफ फंड। यानी कि अगर आपसे फर्दर पूछे लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट या इंडेक्स ये कौन रिलीज करता है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। यहाँ पे देखो पहला ही ऑप्शन है कि द लिविंग प्लेनेट इंडेक्स विच मेजर्स मोर देन 10,000 रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन of mammals, bird, reptiles, amphibians and fish has declined by 52% since 1970। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से ये पता चल रहा है कि जो भी पॉपुलेशन है इन सारे का, मेमल्स का, बर्ड का, रेप्टाइल्स का, एम्फीबियंस का, फिश का, उसका जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर गया है 52% सिंस 1970। तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ बायोमैग्निफिकेशन और जो ओशियन एसिडिफिकेशन हो रहा है उसकी वजह से जो है ये सब सारे जो है नंबर, ओशियंस में नंबर घट रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी सरफेस में उनके तो नंबर घट ही रहे हैं बिकॉज ऑफ हीटिंग एंड ऑल, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग और बाकी सारी चीज़ें। तो ये 52% से ये स्टेटमेंट ट्रू है। द मस्ट ड्रामेटिक रीजनल LPI यानी कि लिविंग प्लेनेट इंडेक्स डिक्रीज ऑकर्ड इन साउथ इन अफ्रीका, ये बात गलत है, ठीक है। साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ था, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत हुआ, राइट आंसर ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर का जल्दी से ब्रीफ देखते हैं, डिटेल में देखेंगे इन दी नेक्स्ट वीडियो। अब देखो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, इसका जो है फॉर्मर नाम था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, राइट। अब ये जो है फाउंड हुआ था 1961 में, जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसका सिंबल या लोगो आपसे पूछ लेता है तो याद रखना जेंट पांडा जो है वर्ल्ड WWF का सिंबल या लोगो है, पांडा, जेंट पांडा, ठीक है। नेचर इसका काम मतलब बेसिकली ये नेचर किस टाइप का है, ये इंटरनेशनल NGO है। फर्दर मेजर फोकस ये क्या करता है, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में ये काफ़ी एक्टिव रोल प्ले करता है। ओरिजिनल नाम जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, इसका करंट इंटरनेशनल नेम जो है ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है। इंडियन आर्म अगर आपको देखोगे तो WWF इंडिया, या सिमिलरली रीजनल बेसिस पे, कंट्री बेसिस पे अलग अलग WWF इंडिया हो जाएगा, WWF चाइना हो जाएगा, WWF USA हो जाएगा, वैसे करके होगा। तो इसका एक रीजनल विंग भी है। नाउ इसका देखो मेजर जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, ये वर्क्स मेनली फॉर किस चीज़ के लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम करता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फ्रेश वाटर एंड मैराइन के लिए काम करता है, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज से रिलेटेड काम करता है, सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से काम करता है, कम्बेटिंग इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड प्रोमोटिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड कंजर्वेशन से काम करता है रिलेटेड, ठीक है। इसकी हिस्ट्री देख लीजिए हम लोग कि ऑब्वियसली एस्टेब्लिश हुआ था 1961 में, फाउंड किया गया था बाय ग्रुप इंक्लूडिंग मैक्स निकोलसन, पीटर स्कॉट, प्रिंस ब्रेनहार्ड ऑफ द नीदरलैंड एंड अदर्स। इसको जो है ये सारे जो है तीनों जितने भी हैं ये नीदरलैंड और बाकी सारे जगहों के लोग मिलके इसको फाउंड किए थे, ठीक है, फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नाउ पांडा को क्यों अडॉप्ट किया गया, पांडा जो लोगो था WWF का लोगो है
वो क्यों किया गया कि क्योंकि इट वॉज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड सिम्बोलाइज्ड कंजर्वेशन, ठीक है, इस वजह से WWF इनिशियली फोकस करता है हैवली ऑन स्पीसीज एंड हैबिटेट कंजर्वेशन, बट इट वर्क्स लेटर एक्सपेंडेड टू क्लाइमेट, फूड, वाटर एंड फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो फर्दर अगर आपसे ये क्वेश्चन बोल दे कि WWF जो है इट डज नॉट एक्सटेंड टू क्लाइमेट, फूड, वाटर और फॉरेस्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इट डज, ठीक है। दो उसका जो रेंज है, स्केल है, वो कम हो सकता है, बट इट डज, ठीक है। नाउ इसका मेजर इनिशिएटिव या एसोसिएशन फॉर द UPSC में पूछता है इन जनरल, ठीक है। तो इस चीज़ को देखना कि ये जो है मेजर WWF इनिशिएटिव या एसोसिएशन कौन सा है। तो जो अर्थ आवर आप इनिशिएटिव्स देखते होंगे या सुने होंगे, तो ये कंसेप्ट जो है ये किसका है, WWF का है, राइट। नाउ सेकंड जो है आपको लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, जिसको अभी हमने देखा, वो भी जो है किसका है, तो WWF का मेजर इनिशिएटिव्स में आता है। अर्थ आवर में क्या होता है कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाता है अर्थ आवर के रूप में। पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन ये क्या करते हैं, स्विच ऑफ कर लेते हैं नॉन इसेंशियल लाइट्स फॉर 1 आवर, लगभग 1 घंटे के लिए जितने भी लाइट्स हैं, ठीक है, वो लोग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन ये स्विच ऑफ कर लेते हैं ताकि जो है हम इस चीज़ को इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन को आगे बढ़ा सकें, ठीक है। यूजुअली ये जो है अर्थ आवर डे कब मनाते हैं, तो ये इन द मंथ ऑफ मार्च, और यू कैन से द लास्ट डे ऑफ मार्च, ठीक है, 31 मार्च को अर्थ आवर डे मनाते हैं फॉर 1 आवर। नाउ ये स्टार्ट किसने किया था, तो WWF ने किया था सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। ये कब से स्टार्ट होता है, तो 2007 से। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जो है ये मेजर पब्लिकेशन है ट्रैकिंग द स्टेट ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल प्रेशर्स यूजिंग इंडिकेटर सच एज लिविंग प्लेनेट इंडेक्स। और लिविंग प्लेनेट इंडेक्स में कौन कौन से आते हैं, तो आपको पता ही है कि 10,000 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन होते हैं, जिसमें मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, फिश, ये सारे जो हैं उनके बारे में मेज़र किया जाता है, उनके पॉपुलेशन को मेज़र किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अब देख लो कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया में क्या केस है कि ये जो है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1969 में, यानी कि जो ओरिजिनल एस्टैब्लिश हुआ था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये 1916 में, इसके 8 साल बाद से जो है इंडिया में इसको एस्टैब्लिश किया गया, राइट। इसमें मेजर इन एरिया कौन कौन सा इंक्लूडेड है, जो टाइगर कंजर्वेशन वाला है, एलिफेंट कंजर्वेशन, राइनो कंजर्वेशन, स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन, मैराइन एंड फ्रेश वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब सारे जो है काम इंडिया में फोकस किया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि ये कंटेंट आपको ज़बरदस्त लगा होगा, राइट। नेक्स्ट इसी में कंटिन्यू करते हैं हम 2015 का जो सेकंड एग्ज़ाम हुआ था उसको, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए गैसियस एयर पॉल्यूटेंट। गैसियस एयर पॉल्यूटेंट कौन सा नहीं है, तो ऑब्वियसली जो है अगर आप देखोगे तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एंड स्मोक। हाइड्रोकार्बन जो है ऑब्वियसली जो है पॉल्यूटेंट गैस नहीं है, ठीक है। बाकी जो ऊपर वाला दिख रहा है ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये कॉज करता है एसिड रेन को, जो कि हम लोग ऑलरेडी प्रीवियसली यहाँ पे आप देख सकते हो कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है कॉज करता है एसिड रेन, हमने करा लिया है, ठीक है। तो ये होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, जहाँ पे आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दिया मैंने, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम जो है पॉल्यूटेंट है, ठीक है, उसका मेजर सोर्स है, मेजर इफेक्ट क्या हो सकता है वो हम देखेंगे, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर हम देखेंगे कि कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स में गैसियस पॉल्यूटेंट को डिवाइड किया गया है, क्योंकि फर्दर आपसे पूछ लेता है कि प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स के बारे में बताओ, कि एग्जांपल दे देगा और बोलेगा कि इन चार में से एक जो है प्राइमरी सोर्स का पार्ट नहीं है, आप डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा नहीं है, वैसे काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो इसको देखते हैं, या इसको डिटेलिंग जो है हम वो डिटेल वाले वीडियो में देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे आपको जस्ट दिखा देता हूँ कि मेजर पॉल्यूटेंट, मेजर सोर्स कौन सा है और मेजर इफेक्ट कौन सा है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है मेजर सोर्स है, ऑब्वियसली ये कहाँ से निकलता है, आप देख सकते हो कि कोल, ऑयल बर्निंग, थर्मल पावर प्लांट, इंडस्ट्रीज एंड स्मेल्टिंग से, ठीक है। ये कॉज करता है मेजर इफेक्ट एसिड रेन, रेस्पिरेटरी इरिटेशन, डैमेज ऑफ वेजिटेशन। सिमिलरली NOx जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रो ऑक्साइड जो है दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये कहाँ से निकलता है, थर्मल पावर प्लांट से निकलता है एंड इंडस्ट्री से निकलता है, व्हीकल से भी निकलता है। ये कॉज करता है फोटोकेमिकल स्मोक, एसिड रेन एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड, जहाँ पे ये आपके हेमोग्लोबिन से बाइंड होकर फर्दर जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। निकलता कैसे है, जो भी स्टेबल बर्निंग और बाकी सारी चीज़ें करते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है। O3 ग्राउंड लेवल ओजोन है, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, बट ये भी कॉज करता है, ये भी एक पॉल्यूटेंट है, ठीक है। नाउ VOC देखोगे तो ये भी जो है पॉल्यूटेंट है आपका। NH3 एमोनिया बोलते हैं इसको, ये भी है पॉल्यूटेंट। H2S ये भी है,
हाइड्रोजन सल्फाइड, पीपी कंपाउंड्स ये भी होते हैं, एंड CH4 मीथेन तो होता ही है, ठीक है। अब देखो CO2 जो है ये भी होता है पॉल्यूटेंट, एंड CFC भी, ये भी पॉल्यूटेंट है, ठीक है। तो आपको आइडिया लगे कि कौन कौन सा पॉल्यूटेंट है। यहाँ पे देखो ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये जो है पॉल्यूटेंट होते हैं। स्मोक जो है ऑब्वियसली होगा, ठीक है। ओके, नाउ जो क्या नहीं होगा तो वो है हाइड्रोकार्बन्स जो है वो नहीं होता है पॉल्यूटेंट का पार्ट, राइट। बाकी सेकेंडरी और टर्सरी जो भी है, प्राइमरी और सेकेंडरी, अपार्ट फ्रॉम दैट एसिड रेन, फोटोकेमिकल स्मोक, और इंपॉर्टेंट हेल्थ इफेक्ट क्या क्या पड़ता है किस किस कंपाउंड से, इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या पड़ता है किससे, ठीक है। विल सी इन दी नेक्स्ट वीडियो, मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो टू, ठीक है, ताकि वहाँ पे अगर फर्दर आपसे क्वेश्चन पूछ दे तो यू कैन डू इट ईजिली। नाउ 57 नंबर देखो कि 57 नंबर कह रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन प्राइमरली ऑकर्स ड्यूरिंग द, कह रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन प्राइमरली ऑकर्स ड्यूरिंग, तो एक तो प्रोक्योरमेंट एंड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स जब होता है तब ये ऐसा होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज़ जब करते हैं तब होता है, प्रोडक्ट यूज़ एंड डिस्पोजल करते हैं तब होता है। तो ये तीनों केसेस में, ठीक है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नलिटीज़, कह रहे हैं कि एक्सटर्नलिटीज़ का एग्जाम्पल कौन नहीं है। तो सी पॉल्यूशन ऑफ एयर बाई ए सीमेंट फैक्ट्री, ऑब्वियसली इट इज़ पार्ट ऑफ दैट। नाउ हेल्थ हैजार्ड कॉज टू द पर्सन ड्यू टू द स्मोकिंग ऑफ बाई हिमसेल्फ और हर सेल्फ, ये नहीं है एक्सटर्नलिटीज़ का पार्ट। आप खुद से जो है स्मोकिंग कर रहे हो तो ये जो है एक्सटर्नलिटीज़ का एग्जाम्पल नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नलिटीज़ क्या है, जो बाहर के चीज़ों से इफेक्ट हो रहा है आपके लाइफ पे, ठीक है। मतलब कि एक फैक्ट्री में कुछ काम चल रहा है, वहाँ से जो भी पॉल्यूटेंट निकल रहा है उसकी वजह से आप जो है कहीं घर पे बैठे हो, आपको इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो एग्जांपल है एक्सटर्नलिटीज़ का, राइट। जैसे कि पॉल्यूशन ऑफ एयर बाय सीमेंट फैक्ट्री हो गया, स्मोक कमिंग आउट ऑफ नाइवर्स व्हीकल, ये हो गया, ठीक है। इंक्रीज इन लैंड प्राइस ऑफ एडजेसेंट प्लॉट ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बाय द गवर्नमेंट, ये भी पार्ट है एक्सटर्नलिटीज़ का। मतलब यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, राइट। सी जो है ये आप सेल्फ से स्मोक कर रहे हो तो उसकी वो एग्जाम्पल नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट 72 नंबर देखते हैं कि 72 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इनकम इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, ठीक है। इनकम इन्वायरमेंट रिलेशनशिप के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें देखना है। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कह रहे कि पॉल्यूशन ट्रेंड्स टेंड टू फॉलो इनवर्स यू शेप्ड रिलेशनशिप अक्रॉस डिफरेंट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब क्या है ये इनवर्स यू कंसेप्ट, विल सी राइट नाउ, ठीक है। इन द बिगिनिंग स्टेज पॉल्यूशन इंक्रीजेज ड्यू टू द अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑब्वियसली भाई जैसे जैसे अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो पॉल्यूशन का केस भी बढ़ने लगा, ठीक है। इन द लेटर स्टेज जो पॉल्यूशन है वो डिक्लाइन हो गया ड्यू टू द स्ट्रक्चर चेंज टुवर्ड्स द सर्विस सेक्टर, ये भी बात ट्रू है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इनकम इनक्वालिटी, इनकम इन्वायरमेंट रिलेशनशिप यही दिखाता है। कैसे, तो लेट्स सी इस चीज़ को कौन सा कर्व दिखाता है। तो अगर आपसे फर्दर पूछे कि कुजनेट्स कर्व, जिसको EKC इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व जो है ये किस चीज़ को दिखाता है, तो ये बेसिकली दिखाता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रिलेशनशिप को दिखाता है। क्या होता है कि देखो ये जो है एक लाइन है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का, और दूसरा है इनकम पर कैपिटा, यानी कि जैसे जैसे इनकम इधर बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कुछ हद तक बढ़ेगा। उसके बाद से एक टर्निंग पॉइंट आएगा जहाँ पे आप जो है फिर इन्वायरमेंटल थ्रेशोल्ड आपका डिक्रीज होने लगेगा, जिसके वजह से मतलब आई मीन जो ये है वो डिक्रीज होने लगेगा, और फर्दर जो है इंक्रीज इन द सर्विस सेक्टर बढ़ने की वजह से आपका जो है इनकम तो बढ़ेगा, लेकिन जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन धीरे धीरे घटने लगेगा, ठीक है। यही बात कह रहा है। देखो यहाँ पे फर्स्ट हाफ में क्या होता है कि जब जीरो से आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा तो आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तो बढ़ रहा है, क्या हो रहा है उसमें इनकम तो इंक्रीज हो रही है लेकिन इन्वायरमेंट क्वालिटी जो है वो डिक्लाइन भी हो रही है। उसके बाद से एक टर्निंग पॉइंट आएगा जहाँ पे आपका एक सर्टेन इनकम लेवल पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन यहाँ पे टर्न कर जाएगा, और धीरे धीरे जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन घटते जाएगा, जबकि आपका इनकम जो है इंक्रीज होगा और इन्वायरमेंटल क्वालिटी जो है धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगा, राइट। यही है अपना। तो ये कौन सा शेप ले रहा है आप देखो, तो ये बेसिकली जो है इनवर्स यू शेप ले रहा है ना। यही बताना चाह रहा है कि पॉल्यूशन टेंड टू फॉलो दी एन इनवर्स यू शेप रिलेशनशिप अक्रॉस डिफरेंट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें कि फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है कि आपका जब भी इंडस्ट्री आप सेटअप करोगे
तो वहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब सेटअप कर रहे हो इंडस्ट्री तो कुछ आउटपुट तो होगा जिससे आपका इनकम तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होगा, जैसे अर्बनाइजेशन वहाँ पर बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन जैसे वो चीज़ें स्टेबल हो जाएगी, अब ऑलरेडी बढ़ गया है, ठीक है, अर्बनाइजेशन बढ़ गया, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वहाँ पर सेटअप हो गया, तो उसके बाद से वो स्टेबलाइज हो जाएगा ना, तो जो रेट ऑफ इंक्रीज था इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का वो धीरे 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 स्टेबल हो जाएगा। फर्दर अर्बनाइजेशन जो है वहाँ पे नहीं बन पाएगा क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी इंडस्ट्रियल सेटअप जो है वहाँ पे कर लिया गया है, तो वो चीज़ें जो है बच जाएगी। तो ये धीरे धीरे क्या होता है कि आपका जो है इनकम फिर लेटर बढ़ने लगेगा एंड देन इन्वायरमेंटल क्वालिटी इंप्रूव होगा। क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा पूछा जा सकता है फर्दर कि इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व जो है ये किस चीज़ को डिनोट करता है, तो ये बेसिकली है इनकम इन्वायरमेंट रिलेशनशिप को, जो कि कैसा रिलेशनशिप दिखाता है, इन्वर्स यू शेप रिलेशनशिप, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ओके, इसके डिटेलिंग में देखो 3 क्वालिटी है, एक तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, फिर पोस्ट इंडस्ट्रियल लेवल हुआ, क्या होता है वो सब सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे इसको अच्छे से। एक फाइनल कंक्लूजन टाइप में इसको पढ़ लेना कि डेवलपमेंट इनिशियली डिग्रेड्स द इन्वायरमेंट बट बियॉन्ड ए सर्टेन इनकम लेवल टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एंड इन्वायरमेंटल डिमांड कैन इंप्रूव इन्वायरमेंट क्वालिटी, जो कि वही इन्वर्स यू शेप की बात करता है, ठीक है। कौन सा कर्व है, तो कुजनेट्स कर्व जो है बेसिकली इनकम इनक्वालिटी को दिखाता है, उसके रिलेशनशिप को, राइट। नेक्स्ट हम करते हैं 2016 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसको, ठीक है। वहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो विल सी इन द ग्रेट डिटेल। पहला क्वेश्चन नंबर है 28 नंबर क्वेश्चन, द महात्मा गांधी नेशनल मेराइन पार्क इज लोकेटेड इन, कह रहा है कि महात्मा गांधी नेशनल मेराइन पार्क जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये बेसिकली जो है पोर्ट ब्लेयर में इसको लोकेटेड है। ये कहाँ पे है, बेसिकली पोर्ट ब्लेयर, तो निकोबार आइलैंड। अब नाउ आपका काम है क्या कि पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है वो रीनेम कर दिया गया है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन रीनेम्ड एज व्हाट, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि जो पोर्ट ब्लेयर है उसका रीनेम करके क्या नाम रख दिया गया इन द कमेंट सेक्शन, राइट। नाउ बाकी जो ऑप्शन है पायरेटन आइलैंड, ठीक है, तो पायरेटन आइलैंड ऑलरेडी हमने देखा है कि ये गुजरात का एक एक्सटेंडेड आइलैंड है, ठीक है। कहाँ देखे थे, लेट मी शो यू, ताकि जो है वो आपको आइडिया रहे कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंस्पायर्ड रहता है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी पायरेटन आइलैंड जो है 2015 के फर्स्ट पेपर में पूछा था, तो पायरेटन आइलैंड जो है ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये बेसिकली पायरेटन आइलैंड सेंचुरी है, ये गुजरात में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक PYQ का रेफरेंस मिल गया, ठीक है। तो पायरेटन आइलैंड कहाँ पे है, गुजरात में है। रामेश्वरम आइलैंड या फिर वैसे देखोगे नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। गंगा सागर आइलैंड ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो वेस्ट बंगाल में। दैट्स व्हाट आई से कि अदर ऑप्शन की एनालिसिस क्यों जरूरी है। नाउ 42 नंबर देखो क्वेश्चन, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, तो एसिड रेन रिएक्ट विथ बिल्डिंग मेड फ्रॉम लाइम स्टोन, बिल्कुल बात ट्रू है कि जो एसिड रेन होता है उस टाइम पे ये जो है रिएक्ट करता है बिल्डिंग्स जो कि बना होता है लाइम स्टोन का, ठीक है। जैसे कि ताजमहल पे आप देखोगे तो ताजमहल को बोला जाता है कि एसिड रेन की वजह से वो धीरे धीरे उसका कलर डाउन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलता है। सेकेंड नंबर देखो, बर्निंग ऑफ सल्फर कंटेनिंग कोल कैन कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन, बिल्कुल बात ट्रू है कि अगर सल्फर को जलाओगे, मतलब जहाँ पे, ठीक है, जो कि कंटेन करता हो सल्फर, उसको जलाओगे तो ये एसिड रेन को कंट्रीब्यूट करेगा। बिल्कुल हमने देखा है कि SO2 जो है वो कंट्रीब्यूट करता है टू एसिड रेन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो है इथ्रोफिकेशन या यूथ्रोफिकेशन इज एन इफेक्टिव मेजर टू कंट्रोल पॉल्यूशन, नहीं भाई, इथ्रोफिकेशन कंट्रोलिंग का नहीं है, ये इंक्रीज करता है पॉल्यूशन को, ठीक है। तो 1 और 2 इज द राइट आंसर, थर्ड नहीं है। फोर्थ देखो यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 26 मतलब 2006 आर करेक्ट, ठीक है। बेसिकली फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि द एक्ट रिकॉग्नाइजेज फॉरेस्ट राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स हु हैव बीन ऑक्युपाइंग द फॉरेस्ट लैंड बिफोर 25 अक्टूबर 1980, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। तो वन ओनर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट लाइज एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड UT गवर्नमेंट, बिल्कुल बात ट्रू है। द एक्ट सिक टू रिकॉग्नाइज एंड वेस्ट सर्टन फॉरेस्ट राइट इन द फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ये भी बात ट्रू है और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे देख लो, ये बायोम्स के बारे में मैंने बताया था। देखो अभी तो हम इसको पूरा डिटेल में करेंगे तो ये 20 मिनट से ज़्यादा सिर्फ यही सेक्शन ले लेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से करेंगे और वहीं पे आप देख लेना, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा उसका हम रेफरेंस जरूर दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन नंबर पूछा है 49 नंबर, ठीक है। ये देखना कौन सा है, 16 का 2 जो है उसका इन्वायरमेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। साल जो है ये मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में आता है। कैस्कुरीना जो है ये बेसिकली कोस्टल रीजन ऑफ तमिलनाडु में देखने को मिलता है। दियोदर जो है कॉनिफोरस स्पीसीज ऑफ ट्री है। 16 फॉरेस्ट आर फाउंड मेनली इन द अपर रीचेज ऑफ द हिमालयज। अब हम दिखाते हैं आपको क्या क्या। तो ये देखो साल, साल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोला है कि साल जो है इज द फाउंड इन मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, बिल्कुल बात ट्रू है। नाउ यहाँ पे देखो 16 फॉरेस्ट के बारे में दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देखो माउंटेन फॉरेस्ट बोले या 16 फॉरेस्ट बोले, ये आपको नीलगिरी में देखने को मिलेगा। नीलगिरी कहाँ है, तो वेस्टर्न घाट में है, ठीक है, ना कि हिमालय। तो यहाँ से ये जो है स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, हिमालय नहीं वेस्टर्न घाट होगा, और राइट आंसर ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे ताकि फर्दर जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। विद एग्जांपल यहाँ पे देखो रेनफॉल पैटर्न, एग्जांपल कौन सा फ्लोरा फोना पाया जाता है, ठीक है। ये भी देख लो, यहाँ पे फोना है, यहाँ पे फ्लोरा है, ठीक है। ज़्यादातर तो फ्लोरा पूछता है। रीजन इवन दिखा देंगे, ठीक है। एक बार छोटा सा मैं देख लो कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ये ग्रीन वाला पार्ट है, यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ये वाला पार्ट है, ठीक है। माउंटेन फॉरेस्ट आपको ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो ये है हिमालयन और वो सब वाला इलाका, सिक्किम वगैरह, ठीक है। यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ये थोड़ा सा कोस्टल इलाका में देखने को मिल जाएगा आपको। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो है ये आपको डेजर्टी इलाका गुजरात एंड राजस्थान देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, विल सी वन बाय वन इन द नेक्स्ट वीडियो, इसमें बहुत अच्छे से डिटेल विथ एग्जांपल्स, राइट। यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं 2016 के जो सेकंड पेपर है वहाँ पे, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिलीज मोस्टली फ्रॉम लैंड फिल्स इन द अर्बन एरिया। कौन सा जो है गैस वो रिलीज होता है मोस्टली फ्रॉम द लैंड फिल्स इन अर्बन एरियाज, तो ये है बेसिकली मीथेन, ठीक है। तो लैंड फाइल से कौन सा गैस निकलता है इन द अर्बन एरियाज, तो वो है मीथेन, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल चेंज, ये है बेसिकली एम्फीबियंस। तो सब अगर इन्वायरमेंटल चेंज देखना होगा तो ये सबसे ज़्यादा जो है सेंसिटिव कौन होते हैं, तो एम्फीबियंस होते हैं, राइट। फिफ्थ नंबर देखोगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट्स कंबाइंड विद द हेमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन ब्लड एंड रिड्यूस इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लीडिंग टू ए सफोकेशन एंड कॉज इवन डेथ। तो ये देखो मैंने ऑलरेडी जब ये मैं पॉल्यूटेंट वाला एक्सप्लेन कर रहा था यहाँ पे, तो ये आपको सीओ के टाइम पे बताया था कि ये बेसिकली इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से होता है, और यहाँ पे रिड्यूस करता है ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को, और ये हेमोग्लोबिन से बाउंड करके फर्दर मैंने ओरली बोला था इस चीज़ को। तो ये होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, कैसे जो फर्दर वैल्यू एडिशन से आपको फर्दर आउटपुट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये है बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। नाउ 48 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि गुंडे नेशनल पार्क ये इज़ नॉन फॉर टाइगर रिजर्व, नहीं बात देखो गुंडे नेशनल पार्क ये है कहाँ पे, तो तमिलनाडु में है, राइट। और इसको किस लिए जाना जाता है, तो ये ब्लैक बक के लिए जाना जाता है, ना कि टाइगर रिजर्व के लिए। नामदप्पा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। तो नामदप्पा नेशनल पार्क जो है ये किस चीज़ के लिए देखने को मिलेगा, तो नामदप्पा नेशनल पार्क बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में है ना। और ये मेंट फॉर लायन कंजर्वेशन, ये बात गलत है कि नामदप्पा नेशनल पार्क में आपको ज़्यादातर फ्लाइंग स्क्वायरल देखने को मिलेंगी, ठीक है, फ्लाइंग स्क्वायरल। तो आपको ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, नामदप्पा नेशनल पार्क जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और लायन कंजर्वेशन जो है ये बेसिकली कहाँ पे देखने को मिलेगा, गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है, ठीक है। नाउ जल्दापारा कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये है वेस्ट बंगाल। ये क्या बायोस्फीयर रिजर्व है, नहीं है, ये बेसिकली नेशनल पार्क है। जल्दापारा नेशनल पार्क है, ना कि बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में इन ग्रेट डिटेल हम देखेंगे इन द वो जो कंप्लीट वीडियो जो बोल रहा था मैं उसमें, ठीक है। और उसके बाद से कभी भी बायोस्फीयर रिजर्व आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक जगह से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो रन ऑफ कच्छ इज़ ए वाइल्ड सेंचुरी, बिल्कुल बात ट्रू है। ये यूपीएससी सीएससी का भी क्वेश्चन था, ठीक है। ये फर्दर CSC PYQ, ठीक है, जो सिविल सर्विस एग्जाम्स होते हैं उसके, ठीक है। तो रन ऑफ कच्छ में क्या देखने को मिलेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगा, और ये बात ट्रू है बिल्कुल, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी इनकरेक्ट क्यों हुआ वो मैंने इन डिटेल बता दिया है। नाउ इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसका राइट आंसर ऑब्वियसली 16 फॉरेस्ट जो है आर फाउंड मेनली ऑन द अपर रीचेज ऑफ वेस्टर्न घाट। अब नाउ सी बाकी जो है साल कहाँ पे देखने को मिला, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। कैशुरिना जो है लार्जली फाउंड होता है अलॉन्ग द कोस्टल रीजन ऑफ तमिलनाडु, ये बात ट्रू है, इसको याद कर लेना फर्दर, ठीक है। कैशुरिना जो है कोस्टल रीजन ऑफ तमिलनाडु में पाया जाता है। नाउ डियोदर जो है ये किस तरह का है, कॉनिफोरस स्पीसीज ऑफ ट्री है। तो फर्दर आपसे पूछे कि डियोदर क्या है, तो ये है बेसिकली कॉनिफोरस स्पीसीज ऑफ ट्री है। 50 नंबर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग रिसर्च सेंटर इन इंडिया इज नॉट करेक्ट।
अब यहाँ पे देखो कुछ रिसर्च सेंटर के बारे में दिया है, उसके बारे में कौन सा इन्फॉर्मेशन गलत है वो हमें देखना है। पहला कह रहा है कि राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इज़ लोकेटेड इन कोलकाता। ये बात गलत है। राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पे लोकेटेड है, तो केरला में है, ठीक है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है, जोधपुर में देखने को मिलेगा, ये बात ट्रू है, ठीक है। सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन ये जो है कहाँ पे है, इलाहाबाद में है, जिसको आप प्रयागराज बोलते हैं, ठीक है। नाउ इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये रांची में है। लेट मी यहाँ पे इंक्लूड वन थिंग, जो कि ये आपको देखने को मिलेगा, जस्ट ए सेकेंड। यहाँ पे ये इमेज देखो आप अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे इसको करने के बाद से ये आप परमानेंटली याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अब जो जो चीज़ है यहाँ पे, इसको पहले नॉट करेक्ट पूछा हुआ तो हम दिखा दी कि राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पे है, केरला में। बाकी जो भी यहाँ पे बोला है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है, तो ये आपको कहाँ पे देखो, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और यू कैन से वैसे सेंट्रल ये वाला, तो ये कहाँ पे है, जोधपुर में है। सेंट्रल फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन जो है ये प्रयागराज में है, सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन प्रयागराज में है। और ये सेम स्टेटमेंट जो है 2026 के फ्यूचर ईयर क्वेश्चन में आया था, यानी कि CDS में आया था, ठीक है। यानी कि CDS 2026 का फर्स्ट पेपर में ये जो है मैच द फॉलोइंग में आपको आया था। शुड आई शो यू, एक मिनट दिखा देता हूँ अभी। नाउ यहाँ पे देखो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी इज लोकेटेड इन रांची, ये भी बात ट्रू है। यहाँ पे रांची कहाँ है, तो रांची, ठीक है। यहाँ पे देखो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी ये कहाँ पे है, रांची में है। तो इस एक इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशन वाले पार्ट से आपको बहुत सारी चीज़ें जो है करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखो रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है, जोरहट में है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में देखने को मिलेगा। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे देखने को मिलेगा, देहरादून में मिलेगा। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में देखने को मिलेगा, राइट। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये है देहरादून में। टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा, शिमला में देखने को मिलेगा, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ अब मैं जो बोल रहा था कि कैसे CDS का फ्यूचर ईयर क्वेश्चन आया था, तो डू लेट मी शो फ्रॉम हियर कि 2016 के जो सेकंड पेपर था उससे कैसे फ्यूचर ईयर क्वेश्चन बना था। यहाँ पे आप देख रहे हो इन्वायरमेंट का फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, और ये देखो यहाँ पे 2026 का जो सेकंड पेपर हुआ था, सॉरी फर्स्ट पेपर हुआ था, उसको कैसे पूछा है। यहाँ पे देखो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि अपने ऑप्शन में था। लेट मी शो यू हियर, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जो है बेसिकली कहाँ पे है, तो ये है जबलपुर में, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। अब नाउ जो इसमें था ऑप्शन में, जैसे कि ये प्रयागराज वाला, तो प्रयागराज वाला कौन सा है, ये। अब इसका राइट आंसर फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर फॉर इको रिहेबिलिटेशन है यहाँ पे। तो ये होता है फ्यूचर ईयर टू मतलब प्रीवियस ईयर टू फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, ठीक है। कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फर्दर फ्यूचर ईयर क्वेश्चन बनता है। नाउ डू लेट मी ऑल्सो कन्फर्म यू दैट कि अगर सिर्फ इतना पता रहता तो आप कैसे कर लेते हैं। जैसे D का 1 हो गया, D का 1 यहाँ पे 50-50 पे आ गए। अब इस दो ऑप्शन को ऑलरेडी कट कर देते हैं। यहाँ से देख लो कि यहाँ से क्या हो गया कि A का 3 यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में है। दो ऑप्शन निकल गए ना, जोरहट और शिमला, ठीक है। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और दूसरा क्या बचा, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब देखो जोरहट हो सकता है कि आपको लोकेशन नहीं पता हो दो, बट ये तो पता है ना कि शिमला कहाँ पे है, हिमालयन इलाका में है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ होगा, हिमालय में ही ना होगा, ठीक है, जो कि शिमला का पार्ट मतलब शिमला हिमालय में ही है, तो वहीं पर उसका हेडक्वार्टर होगा, ठीक है। तो ये होता है कि आप दो 50-50 पे आ गए तो ईजिली आप इसको कर सकते हो। यहाँ से हिमालयन शिमला हो जाएगा और फिर रेन फॉरेस्ट जो है जोरहट, जो कि छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते थे। नाउ बाकी फर्दर यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी आप सब पूछ देते हो, रांची में है, ठीक है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। नाउ राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी ये कहाँ पे है, तो केरला में। तो यही होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आप करोगे तो आपको फर्दर हेल्प करेगा। यहाँ पे देख लो, हमने कुछ देर पहले अभी ही एनालिसिस किया था जब मैंने, तो आपको बताया था कि रणथंबोर और गिर कहाँ पे है, तो गिर कहाँ पे, गुजरात में है, ठीक है। नांडाकंडन ये कहाँ पे है, बेसिकली उड़ीसा में है कि नहीं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। किवुलम जो है मणिपुर में है। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो जब हम 2026 का करेंगे। बट यहाँ पे अभी तो आपको क्लियर हो गया ना कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फ्यूचर ईयर क्वेश्चन आता है। यही मैं बोल रहा कि देखो कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिंक्ड होगा और उससे आपका क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व हो जाएगा। यही मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ फ्रॉम द ऑल वीडियोज़ जितनी भी हमने कराए हैं। नाउ यहाँ पे देखो 2017 का हम लोग करेंगे, ठीक है, CDS 1 का। 2017 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था CDS का, उसका क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तीन क्वेश्चन इन्वॉल्वमेंट्स पूछे थे एंड देन फर्दर विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो 32 नंबर जो है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। यानी कि 3 स्टेटमेंट करेक्ट होगा और एक नहीं होगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया इन द ईयर 1973, ये बात ट्रू है, ठीक है।
The objective of the project is to preserve the habitat and tigers therein as a natural heritage. ये भी बात बिल्कुल ट्रू है. The project emphasizes to ensure viable population of tigers in India. ये भी बात ट्रू है. There are no tiger reserve in north eastern part of India. ये बात गलत है. ठीक है. There अब नॉट करेक्ट पूछा है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, तो डी तो होगा आंसर. बट क्या क्या कौन कौन सा है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में टाइगर रिजर्व? वो है कि कैमलोंग नेशनल पार्क जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और ओरांग नेशनल पार्क ये जो है असम में है. ठीक है. अब आपको प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट इसको हम फटाफट करते हैं, डिटेल वाले वीडियो में इसको अच्छे से देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो आई मीन. ठीक है. प्रोजेक्ट टाइगर देखो, इसका रिसेंट डाटा क्या है कि यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च हुआ था 1973 में, इनिशियल टाइगर रिजर्व 9 थे, और अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन देखोगे लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से टाइगर पॉपुलेशन 2022 के हिसाब से 3682 यानी कि 3682 टाइगर्स अभी अब देखने को मिलेंगे. ठीक है. टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ देखोगे, टाइगर पॉपुलेशन ग्रोथ ये 6% पर एनम के हिसाब से ग्रोथ हुआ है इसका. ठीक है. टाइगर रिजर्व अभी करंटली इन इंडिया कितना है? 58 है. टाइगर रेंज स्टेट 18 स्टेट में ये जो है टाइगर रेंज आपको देखने को मिलेगा. बेसिकली कितने एरिया अंडर टाइगर रिजर्व है? वो है बेसिकली 84,500 स्क्वायर किलोमीटर. और शेयर ऑफ इंडिया जोग्राफिकल एरिया में टाइगर रिजर्व का कितना शेयर है? तो 2.56%. टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व मतलब अगर टाइगर रिजर्व के बाहर टाइगर देखोगे तो ये 1/3 है. इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल वाइल्ड टाइगर्स अगर देखोगे तो ये ग्रेटर देन 70% टाइगर्स जो है सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड का भारत में है. ठीक है. इसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देखोगे तो वो क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था. कौन देखता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी देखता है. NTCA जिसका चेयरमैन कौन होता है? NTCA का चेयरमैन कौन होता है? ये होता है इन्वायरमेंट मिनिस्टर. ठीक है. इसका चेयरमैन, राइट. नाउ देखो यहाँ पे NTCA क्या देखता है? तो टाइगर रिजर्व देखता है, टाइगर कंजर्वेशन प्लान देखता है, साइंटिफिक मॉनिटरिंग उसका होगा वो सब देखता है. NTCA जो है एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है ओवरसीइंग टाइगर कंजर्वेशन. ये जो है क्रिएटेड अंडर दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? तो 1972 में आया था, और उसको फर्दर अमेंड किया गया था 2006 में. नाउ AITEE जो है इज कंडक्टेड बाय NTCA इन कोलैबोरेशन विद द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट सेंसस जो होता है वो किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है? तो NTCA के द्वारा कराया जाता है, विथ कोलैबोरेशन और इन कोलैबोरेशन विद द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII एंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. अब मॉनिटरिंग जो है इसका यूज़ करते हैं कैमरा ट्रैप्स को, फील्ड सर्वे को, एम स्ट्रिप्स को एंड स्टैटिकल मॉडल को. फर्दर आपसे पूछ दे कि एम स्ट्रिप जो है ये किससे एसोसिएटेड है? तो ये बेसिकली है टाइगर कंजर्वेशन से. ये ऑलरेडी PYQ पूछा जा चुका है. ठीक है. मतलब अदर एग्जाम में. तो एम स्ट्रिप किससे एसोसिएटेड है? तो वो है टाइगर कंजर्वेशन से. ठीक है. ओके. नाउ नेक्स्ट है 33 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया. बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में काफ़ी सारे हम डिस्कस किए हुए हैं, बट यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया जो है ये कौन सा नहीं है. तो देखो अगस्त मलाई जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? केरला और तमिलनाडु में स्प्रेड है, 2 स्टेट. ठीक है. नौकरेक जो है आपको पता है कि मेघालय में है. नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? मेघालय में. और ग्रेट निकोबार ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का. ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, निकोबार बेसिकली. ठीक है. ग्रेट हिमालयन जो है ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, राइट. और यही इसका राइट आंसर है, नॉट पूछा है. और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं कि क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व. ये होता है एक लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया डिजाइन टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम वाइल प्रोमोटिंग सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रिसर्च, मॉनिटरिंग एंड लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. ठीक है. अब देखो जो कंसेप्ट है ये एसोसिएटेड है किसके? यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व बायोस्फीयर प्रोग्राम से, जो कि लॉन्च हुआ था 1971 में. तो अगर आपसे पूछ दे कि यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर यानी कि MAB प्रोग्राम जो है ये किससे एसोसिएटेड है? तो बायोस्फीयर रिजर्व से है. कब लॉन्च हुआ था? तो 1971 में. इंडिया में टोटल 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व है, एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इन द बायोस्फीयर रिजर्व जो है नोटिफाइड कितना है इन इंडिया? 18 है, राइट. और जो 13 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो फर्दर वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में कंसीडर किया जाता है. यानी कि 18 टोटल इंडिया में है, एंड 13 इनमें से 13 जो है वो उसको वर्ल्ड नेटवर्क में भी कवर किया गया है, राइट. जो रिसेंट एडिशन है वो कौन सा है? तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व. ये कहाँ पे कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे देखने को मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में. इसको 2025 में ऐड किया गया था, और यहाँ पे टोटल 13 हो गया. ये देखो ये क्या है? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व. इसको इसमें इंक्लूड हो गया था WNBR क्या है? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है. इसमें अब बायोस्फीयर रिजर्व क्यों इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हो. इंस्टीट्यूट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी
प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज, कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो इसका वन लाइनर हम फटाफट याद कर लेते हैं। मैब क्या होता है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैब लॉन्च कब हुआ था? 1971 में। फर्स्ट इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व कौन था? तो वह था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में। और ये कितने स्टेट में कवर है? मतलब 3 स्टेट में ये स्प्रेड है, सॉरी, ठीक है। इंडिया का 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व है। इंडिया जो है यूनेस्को WNBR वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कितना है? 13 है। बायोस्फीयर रिजर्व जोन जो है ये 3 में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन। कोर में क्या होता है? मैक्सिमम प्रोटेक्शन होता है। ट्रांजिशन जोन में सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब नीलगिरी जो है तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में देखने को मिलेगा। ये मैंने बताया था कि जो है 3 स्टेट में कवर है। ये फर्दर आपको FYQ के रूप में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ये गुजरात में देखने को मिलेगा। ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे जितना है वो सारे बायोस्फीयर रिजर्व है। पन्ना मध्य प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम में, नौक्रिक जो है मेघालय में है, दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो ये सारे जो है इन्फॉर्मेशन आपको आई होप कि फर्दर आपके एग्जाम में हेल्प करें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बायोम प्रोवाइड्स ऑप्टिमम इन्वायरमेंटल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बायोम के बारे में बोला हुआ है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यानी कि देखो पहला, इट हैज़ हेवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, ये बात ट्रू है, ठीक है। कि ऑब्वियसली एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है तो वो भी ट्रॉपिकल वाला, तो पूरा साल जो है टेम्परेचर हाई होगा, बारिश होगा, ठीक है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट देखोगे तो दिस बायोम इज ऑल्सो कॉल्ड मेगा थर्मल बायोम, ये बात ट्रू है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बायोम को मेगा थर्मल बायोम भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड देखोगे तो द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बायोम एक्सटेंड्स बिटवीन द 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, बिल्कुल इक्वेटर के करीब होगा ये, ठीक है। तो इक्वेटर से कितने? 10 डिग्री अप एंड 10 डिग्री डाउन, राइट। नाउ डी ऑप्शन देखो, द मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ दिस बायोम हैज टेकन प्लेस इन द सेंट्रल एंड साउदर्न कैलिफोर्निया एंड नॉर्थ वेस्टर्न कोस्टल लैंड ऑफ अफ्रीका, ये बात गलत है। यहाँ पे देखो कैलिफोर्निया जो है ये खुद टेम्परेट रीजन का पार्ट है, तो ये ट्रॉपिकल वाले में कैसे आ जाएगा, राइट। तो यही इसका राइट आंसर हो गया। नॉट करेक्ट पूछा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2017 का जो सेकंड पेपर हुआ था उसके इन्वॉल्वमेंट के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। और ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अभी हमने टाइगर रिजर्व के बारे में स्टैटिक फैक्ट देखा था। अब क्या कह रहा है कि टाइगर रिजर्व जितने भी थे, कितने हैं अभी टाइगर रिजर्व? 58। इनमें से जो है वो नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस बताना है आपको। अब देखो दुधुआ आपको पता होना चाहिए, दुधुआ टाइगर रिजर्व जो है यूपी में है। पन्ना टाइगर रिजर्व जो है MP में है। पेंच नेशनल जो है पेंच टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ में है। तो इसका करेक्ट नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस जो देखोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, यूपी सबसे ऊपर, उसके बाद से MP, फिर MP और महाराष्ट्र एंड देन छत्तीसगढ़, ठीक है। नाउ 10th नंबर है कि ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी इन इट्स इन्वायरमेंट सच एज पॉन्ड, ओशियन, फॉरेस्ट, इवन एन एक्वेरियम इज नॉन एज, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जहाँ पे पॉन्ड, ओशन और फॉरेस्ट यहाँ पे बायोलॉजिकल कम्युनिटी देखने को मिलेगा एक इन्वायरमेंट में, उसको क्या बोलते हैं? तो ऑब्वियसली उसको एक इकोसिस्टम बोलते हैं, राइट। तो व्हाट आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस? नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि क्या मेन कंस्टिट्यूएंट होता है बायोगैस का? तो मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस जो है वो कौन सा होता है? मीथेन होता है, ठीक है। तो मीथेन सारे ऑप्शन में था, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नाउ 34 नंबर देखो, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग सिग्निफाइज द राइज इन द ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर, ऑब्वियसली, ठीक है। द इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफेयर कॉजेज द राइज इन ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर, ये भी ट्रू है। और इसका करेक्ट यहाँ पे बिकॉज लगा दोगे, ठीक है। कह रहा है कि अब कैसे ये स्टेटमेंट देखो यहाँ पे 2 हो जाता है ना, कि एक स्टेटमेंट बोथ करेक्ट एंड एक्सप्लेन एंड दूसरा है कि बोथ करेक्ट एंड नॉट एक्सप्लेन, राइट। तो इसमें कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग सिग्निफाइज दी राइज इन ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर, यहाँ पे बिकॉज लगा दिए, बिकॉज द इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफेयर कॉजेज द राइज इन ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग सिग्निफाई करता है राइज इन ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर। अब यहाँ पे बिकॉज जस्टिफाई कर दिया तो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, और सिंस करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ 53 नंबर देखो, 53 नंबर कह रहा है कि 1 कार्बन क्रेडिट इज एक्सेप्टेड एज इक्विवेलेंट टू, कह रहे हैं कि 1 कार्बन क्रेडिट जो है वो कितने के बराबर होता है? तो इट इज़ इक्वल टू 1000 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक कार्बन क्रेडिट आपको अगर मिल रहा है तो यानी कि आप कितने सेव कर रहे हो? 1000 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर सेव कर रहे हो तब आपको मिलेगा 1 कार्बन क्रेडिट। और ये कार्बन क्रेडिट कौन देता है? तो IPCC देता है।
और ये विद इन द क्योटो प्रोटोकॉल में बात मेंशन है, ठीक है। अब क्योटो प्रोटोकॉल और ये सब चीज़ें क्या होती है, विल सी इन द फर्दर अपकमिंग वीडियोज़, मतलब फर्दर एक्सप्लेनेशन। 115 नंबर देखोगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी ग्रांट एग्रीमेंट साइंड बाय इंडिया इन अगस्त 2017 विद द वर्ल्ड बैंक फॉर इकोसिस्टम सर्विस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट इज नॉट करेक्ट। अब देखो यहाँ पे कि अगर फर्दर आपसे पूछे कि इकोसिस्टम सर्विस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट ये किसका है, तो ऑब्वियसली किसका है, तो वर्ल्ड बैंक का है। एंड ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी एग्रीमेंट ये किसका है, तो ये दोनों जो है वर्ल्ड बैंक का है, ठीक है। इसको इंडिया साइन किया था 2017 में। तो इससे क्या फैक्ट है रिलेटेड यहाँ पे, तो द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट इज अबाउट $25 मिलियन। तो ये बात ट्रू है कि जो साइज ऑफ प्रोजेक्ट था वो $25 मिलियन का था। तो ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज 15 ईयर्स, इतना लंबा नहीं होता है, 5 ईयर्स का था एग्रीमेंट, ठीक है। द प्रोजेक्ट विल इंटायरली बी फाइनेंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक आउट ऑफ द GF ट्रस्ट फंड, बिल्कुल बात ट्रू है। अब वर्ल्ड बैंक खुद एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वही फंड करेगा ना। नाउ वो भी वर्ल्ड बैंक के साथ इनिशिएटिव लेकर किया जा रहा है, तो फंडिंग बॉडी तो यही है। द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज विल बी इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली इंडिया में कौन देखता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो यही गलत है। यहाँ पे 10 ईयर वाला, यहाँ पे 15 साल नहीं 5 साल होगा, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था, बट ये क्वेश्चन क्या था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब आपको देख लो कि फर्दर जो है आपको देख लेना चाहिए कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या क्या आता है, उसको आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। 2018 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस को हम देखते हैं इन्वायरमेंट वाले। नाउ 15 नंबर क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड है, 2 स्टेटमेंट वाले। इन टुंड्रा क्लाइमेट बायोडाइवर्सिटी इज कंपैरेटिवली लेस। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि टुंड्रा क्लाइमेट हैज़ लेस रिप्रोडक्टिव वार्म पीरियड, और ये दोनों बात ट्रू है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। मैं बायोम वाला जो वीडियो जो है नेक्स्ट लेकर आऊँगा, उसमें जो है बायोम के बारे में बताऊँगा, वहाँ पे ये सारे जो है एकदम करेक्टली एक्सप्लेन होगा, ठीक है। तो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो। टुंड्रा क्लाइमेट में क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी जो है कंपैरेटिवली लेस होता है, ठीक है, इन कंपेयर टू अदर क्लाइमेट्स। एंड जो टुंड्रा क्लाइमेट जो है यहाँ पे लेस रिप्रोडक्टिव वार्म पीरियड होता है, ठीक है, जहाँ पे फर्दर जो फ्लोरा और फौना जो है इंप्रूव नहीं कर पाते हैं, राइट। 36 नंबर यहाँ पे देखो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द कंसर्न कोस्टल नेशन ओवर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो अब यहाँ पे नॉट एन एक्सक्लूसिव राइट बोला है कंसर्न विद द कोस्टल नेशन ओवर द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये कह रहा है कि कौन सा नॉट करेक्ट है, तो यहाँ पे देखो सर्वे एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल्स रिसोर्स ऑफ ओशन डिपॉजिट ये है, ठीक है। ये बेसिकली जो है सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ऑफ ओशन डिपॉजिट्स, ये जो है बेसिकली एक्सक्लूसिव राइट है किसका, जो भी कंसर्न कोस्टल नेशन होगा ओवर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का, ठीक है। और इस बात को ISA भी अप्रूव करता है। नाउ बी देखो कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मेराइन वाटर एनर्जी एंड मेराइन ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग फिशिंग, ये भी बात है, एक्सक्लूसिव राइट है उनका। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मेराइन रिसोर्सेज, ये भी एक्सक्लूसिव राइट है। जबकि नेविगेशन ऑफ शिप एंड लेइंग डाउन ऑफ सबमरीन्स केबल्स, ये जो एक्सक्लूसिव राइट नहीं है। ये देखो करंटली नेशनल ये में आ जाएगा, ठीक है, नेशनल कंसर्न में आ जाएगा नेविगेशन ऑफ शिप एंड सबमरीन केबल्स। तो ये बेसिकली एक्सक्लूसिव राइट नहीं होता है कोस्टल स्टेट या नेशंस का, ठीक है। बाकी ये सारे जो है होंगे, ठीक है, अदर ऑप्शंस, ठीक है। अब ना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसको बोलते हैं कि जो भी हमारा जो सरफेस है जैसे इंडिया का, ठीक है, इंडिया का जो भी कोस्टल स्टेट है, अब यहाँ से अगर आप 200 नॉटिकल माइल फार अवे हो, ये सारे जो है EEZ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो 20 नॉटिकल माइल्स वाला आता है, ठीक है, ग्रेटर देन और यू कैन से इक्वल टू 20 नॉटिकल माइल्स, ये बेसिकली किसका आता है, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का आता है। ECZ का आता है 20 नॉटिकल माइल्स, जबकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो आता है वो 200 नॉटिकल माइल आता है, ठीक है। नाउ 46 नंबर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया आर डिक्लेयर एज वर्ल्ड हेरिटेज बाई यूनेस्को। अब देखो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, नेशनल पार्क कितने हैं, तो ये है बेसिकली इन ऑप्शन में से क्यूलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, ठीक है। फिर सुंदरवन नेशनल पार्क, ये भी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। काजीरंगा नेशनल पार्क ये भी है, ठीक है, शायद असम में है काजीरंगा, है ना। और रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, ये जो है आपको नहीं देखने को मिलेगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। तो 3 है केवलदेव नेशनल पार्क, सुंदरबंस एंड काजीरंगा। इन ऑप्शन में से 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर, ठीक है।
92nd नंबर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑलिव रिडल टर्टल ऑलिव रिडल टर्टल्स इज आर करेक्ट। ठीक है, दे आर द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड, ये बात ट्रू है। दे लिव इन अ वार्म वाटर ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन, ये भी बात ट्रू है। जबकि जो थर्ड स्टेटमेंट है द कोरोमंडल कोस्ट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट फॉर द ऑलिव रिडल टर्टल्स, ये बात गलत है। यहाँ पर देखो कोरोमंडल कोस्ट जो है ये बेसिकली आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, कोरोमंडल कोस्ट ये है बेसिकली तमिलनाडु साइड में देखने को मिलेगा। ठीक है, जबकि लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट जो है ये कहाँ पे है, तो लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट जो है ऋषिकुल में देखने को मिलेगा, गाहिर माता कोस्ट में देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ पे है, उड़ीसा में है। तो ऑलिव रिडल टर्टल जो है वो सबसे ज़्यादा मास नेस्टिंग कहाँ पे करती हैं, तो उड़ीसा वाले, जो उड़ीसा के स्टेट में जो बीच है कोस्टल बीच वहाँ पे, जिसका नाम ऋषिकुल एंड गाहिर माता कोस्ट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, नाउ 110 नंबर देखो क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल एडेप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज NAFCCC इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अब NAFCCC जो है डबल सी, इसके बारे में देखते हैं कि कह रहा है कि द फंड is meant to assist national and state level activities meant for the cost of adoption measures, और ये बात ट्रू है। दिस स्कीम हैज़ बीन टेकन एज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, ऑब्वियसली ये जो है कोस्टल नेशनल और स्टेट लेवल दोनों इन्वॉल्व होंगे, तो इसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज द नेशनल इंप्लीमेंटिंग एंटिटी फॉर द फंड, ये बात गलत है। आप देखो फंड के लिए कौन कह रहा है, रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको जो है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगा, ये बात गलत है। फंड कौन करेगा, तो नाबार्ड करेगा। ठीक है, क्या होता है नाबार्ड का फुल फॉर्म, तो ये होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो है बेसिकली फंडिंग करेगा नेशनल एडेप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए। नाउ द स्कीम हैज़ बीन इन फोर्स सिंस 2015-16, और ये बात ट्रू है, उस टाइम का करंट था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नाउ 2018 में एक ही इन्वायरमेंट का क्वेश्चन पूछा था, बट ये क्वेश्चन जो है फर्दर पूछा जा सकता है इस थीम पे, तो हमने ऑलरेडी इसका डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा कवर किया हुआ है। राइट, अब देखो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड्स टू द ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ, ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ जो है इज़ नॉट करेक्ट। देखो कोरल कैन ग्रो एबंडली इन फ्रेश वाटर, यही बात गलत है। कोरल नीड सम वार्म और सलाइन वाटर। ठीक है, ठीक है, तो कोरल को सलाइन वाटर चाहिए, फ्रेश वाटर में नहीं एबंडेंटली ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट गलत है। नाउ बाकी ऑप्शन देखते हैं। इट रिक्वायर्स वार्म वाटर बिटवीन 23 to 25, ऑब्वियसली 23 to 29 के बीच में है, तो इट इज़ इन द रेंज, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है कि इट रिक्वायर्स सेलो साल्ट वाटर नॉट डीपर देन 50 मीटर्स, ऑब्वियसली जो है सेलो साल्ट वाटर तो चाहिए ही, साथ में साथ ये 50 मीटर से नीचे जो है ये ग्रो नहीं कर सकता है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ डी ऑप्शन है कि इट रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ सनलाइट टू एड फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल बात ट्रू है, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस यही होता है जो जंतला करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ्स कौन होगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेश वाटर में कोरल नहीं ग्रो होता है एबंडेंटली, जबकि ये सलाइन वाटर चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नाउ पूरा कोरल ही पढ़ लेते हैं ताकि वो फर्दर पूछ दे तो हम कर ले इसको अच्छे से। सी ब्रीफली यहाँ पे देखेंगे, डिटेल वाले वीडियो में अच्छे से देखेंगे। राइट, तो कोरल रीफ्स के बारे में देख लो क्या है कि ये आर अंडर वाटर इकोसिस्टम है फॉर्म मेनली बाई कॉलोनीज ऑफ टाइनी मैराइन एनिमल्स कॉल्ड कोरल पाइलप्स विच सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन। तो कोरल पाइलप्स जो है ये मेराइन एनिमल है, ये फर्दर सीक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन्स को, और ये लीड टू करता है कोरल रीफ्स। राइट, ध्यान रखना है कि कोरल्स जो है एनिमल होता है ना कि प्लांट, फर्दर प्लांट से कंफ्यूज करके आपको गलत करवा देगा। ठीक है, कोरल बिलोंग्स टू कौन सा, फाइलम सेंट्रिया एंड जनरली क्लास एंथोजिया। तो ये अगर आपसे फर्दर पूछे तो ये कौन सा क्लास से बिलोंग करते हैं, तो फाइलम सिंडेरिया से बिलोंग करते हैं, एंड क्लास इनका कौन सा होता है, तो एंथोजोआ। कोरल्स जो है एनिमल होता है ना कि प्लांट। राइट, अब बाकी जो है कोरल्स का और अलगा का रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं कोरल्स एंड अलगा। ठीक है, और कौन सा अलगा होता है, तो जूजेंथला, ये सबसे ज़्यादा जो है फोटोसिंथेसिस करता है। अलगा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड टू कोरल्स, और कोरल जो है फर्दर शेल्टर देता है एंड न्यूट्रिएंट्स टू अलगा। दिस इज वाई रीबिल्डिंग कोरल्स जनरली रिक्वायर्स सनलाइट। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या, ये फर्दर वीडियो में देखेंगे बट हाईलाइट देख लेते हैं कि कोरल रीफ्स को हार्म क्या करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, कोरल रीफ का इंपॉर्टेंस क्या है ये हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, कोस्टल प्रोटेक्शन से ये क्या हो जाएगा, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आई मीन।
क्या होता है कोरल रीफ का कंडीशन, जो कि हमारे प्री में पूछा हुआ था, तो इसको हम अच्छे से करते हैं। यहाँ पे देखो कोरल का जो है जनरली टेम्परेचर चाहिए होता है 23 to 29 डिग्री सी। यहाँ पर रीफ बिल्डिंग कोरल्स प्रीफर वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स। अब ये जो है देखना यहाँ पे ट्रॉपिकल वाटर्स है, तो वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स को प्रीफर करते हैं कोरल्स, है ना। सनलाइट जो है हाई चाहिए, जनरली सैलो वाटर चाहिए होता है और क्लियर वाटर चाहिए होता है। ये फ्रेश वाटर नहीं चाहिए, क्लियर वाटर होना चाहिए, ठीक है, और सैलो वाटर होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना, फ्रेश वाटर नहीं। वाटर का डेप्थ जो है लेस देन 50 मीटर होना चाहिए, यहीं पे मेजर रीफ का ग्रोथ होता है। सैलिनिटी जो है नॉर्मल मेराइन सैलिनिटी होना चाहिए। वाटर जो है क्लियर होना चाहिए, वेल ऑक्सीजनेटेड होना चाहिए एंड लो सेडिमेंट होना चाहिए। सबस्ट्रेट देखोगे तो हार्ड सरफेस फॉर अटैचमेंट एंड वेव्स देखोगे तो मॉडरेट वाटर मूवमेंट होना चाहिए, इज बेनिफिशियल। तो स्टैटिक वाटर में कोरल्स का ग्रोथ नहीं हो सकता है। नाउ न्यूट्रिएंट देखोगे तो जनरली लो न्यूट्रिएंट लेवल चाहिए होता है। एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स जो है कैन इनकरेज अलगा ग्रोथ, जो कि फर्दर लीड्स टू डिक्लाइन इन द कोरल फॉर्मेशन, है ना। तो न्यूट्रिएंट का लेवल क्या होना चाहिए, लो न्यूट्रिएंट लेवल होना चाहिए इन जनरल। कोरल रीफ इंडिया में देखोगे तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे लक्षद्वीप ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि कोरल रीफ से बना होता है, मेनली अटोल्स होते हैं, हाईली सिग्निफिकेंट एंड कोरल इकोसिस्टम होता है। अंडमान एंड निकोबार्स में आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रिंज एंड बैरियर टाइप ऑफ रीफ देखने को मिलेगा। देखो लक्षद्वीप किस तरह का है, तो अटोल्स का है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार में कौन सा देखने को मिलेगा, कोरल्स, तो फ्रिंज एंड बैरियर। अब ये दोनों क्या होता है, देखो अटोल्स क्या होता है, बैरियर एंड फ्रिंज क्या होता है, विल सी, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार में आपको कोरल रीफ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कोरल रीफ्स एंड रिच मैराइन बायोडाइवर्सिटी गल्फ ऑफ कच्छ में देखने को मिलेगा, इंडियाज इंपॉर्टेंट कोरल रीफ एरिया है यहाँ पे। और मालवन कोस्ट जो कि महाराष्ट्र में, यहाँ पे थोड़ा सा कोरल रीफ्स देखने को मिलेगा। अब नोटेबल कौन सा है यहाँ पे, जहाँ पे नॉट फाउंड होता है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि वो फर्दर याद रहे। एक तो आपको कंफ्यूज करता है किससे, तो गल्फ ऑफ खाम्बत से, या उसको कैम्बे बोलो। तो गल्फ ऑफ कैम्बे में क्या होता है, नॉट फाउंड होता है, राइट। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये भी गुजरात में है। और दूसरा कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो सुंदरबंस। तो सुंदरबंस में भी यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, जो कि वेस्ट बंगाल में। तो दो जगह कोरल नहीं देखने को मिलेगा मेजरली, ठीक है। और ये यहाँ पे इतने जगह पे देखने को मिलेगा, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ एंड मालवन कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र। बाकी जो नोटेबल नहीं मिलता है तो गल्फ ऑफ खाम्बत एंड कैम्बे में नहीं मिलता है एंड सुंदरबन में नहीं मिलता है कोरल्स का कोई भी प्रूफ, ठीक है। कोरल ट्रेंगल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कोरल ट्रेंगल क्या होता है। कि कोरल ट्रेंगल जो है ग्लोबल सेंटर ऑफ मेराइन बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जिंग पार्ट होता है, जो कि अब कोरल ट्रेंगल्स का कौन कौन सा पार्ट है, तो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, पपुआ न्यू गिनिया है, सोलोमन आइलैंड एंड तिमोर लास्ते है, ठीक है। तो जो साउथ एशियन कंट्री हैं वो लगभग पार्ट हैं किसके, तो कोरल ट्रेंगल्स के। तो याद रखना है कि कोरल ट्रेंगल्स जो है आपको साउथ एशियन पार्ट में देखने को मिलेगा। कौन कौन सा पार्ट है, समटाइम्स इसका ऑप्शन में चाइना भी दे देगा, तो चाइना को काट देना, ठीक है। नाउ कोरल रीफ एंड कंजर्वेशन जो है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है, इसका मेजर इंटरनेशनल फ्रेमवर्क कहाँ, तो एक तो रामसर कन्वेंशन है, ठीक है। और दूसरा जो कि वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पे ध्यान देता है, विच कैन इंक्लूड्स कोरल रीफ एसोसिएटेड वेटलैंड्स। दूसरा जो है कौन सा है, तो दूसरा है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का काम करता है। और तीसरा जो है साइट्स है, जो कि रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड इन लिस्टेड स्पीसीज एंड स्पीसीमेंस। सम कोरल स्पीसीज आर कवर्ड इन द साइट्स ऑल्सो, ठीक है। अब ये देखो रामसर, ये कहाँ पे आपको देखो, रामसर कन्वेंशन जो है ईरान में हुआ था और वहीं का नाम रख दिया गया है रामसर नाम से, रामसर कन्वेंशन, ठीक है। रामसर कहाँ है, तो एक सिटी है ईरान में। नाउ अटोल्स, बैरियर एंड फ्रिंज क्या होता है, देखो स्टार्टिंग होता है फ्रिंज रीफ से, है ना, और ये फर्दर अटोल में चेंज हो जाता है। फ्रिंज क्या होता है, ये डायरेक्टली अलोंग द कोस्ट होता है, जहाँ पे यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम अ शोर ऑफ नैरो और नो लगून्स। मोस्ट कॉमन टाइप देखने को मिलता है, ठीक है। मेनी ट्रॉपिकल आइलैंड, रीफ अराउंड मेनी ट्रॉपिकल आइलैंड। अब ये देखो ये आइलैंड है, यहाँ पे धीरे धीरे जो है ये जो क्या बोलते हैं उसको, पोलिप, कोरल पोलिप है, ये धीरे धीरे अपना कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करने लगते हैं, तो ये धीरे धीरे एक बैरियर टाइप का बनने लगता है, ठीक है। तो ये सॉरी फ्रिंज टाइप का बनने लगता है अलोंग दी किसके, तो आइलैंड्स के। तो ये देख लो, राइट। अब नाउ धीरे धीरे क्या होता है कि अब विथ टाइम्स यहाँ पे तो ऑब्वियसली इरोजन और बाकी सारे जो भी रीफ होगा, आई मीन आइलैंड होगा, वहाँ पे तो होगा ही। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे पानी आने लगता है, बट ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो श्रिंक नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको बाकी श्रिंक कर गया, जो भी आइलैंड है यहाँ पे पानी आ गया बीच में, बट ये सर्किल जो है बना हुआ रहता है, तो इसको बैरियर रीफ बोलते हैं। और तीसरा जो अटोल, जहाँ पे ये पूरा आइलैंड जो है वो श्रिंक कर जाए, ठीक है, और सिर्फ जो है वो कोरल्स बन जाए, कैल्शियम कार्बोनेट बच जाए, तो उसको अटोल बोलते हैं। तो ये अटोल से कंप्लीटली बना हुआ है कौन सा, लक्षद्वीप। और बैरियर और फ्रिंज रीफ ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो अंडमान एंड निकोबार में। तो एक टॉपिक, एक क्वेश्चन, एंड आप देख सकते हो कि ये पूरा डिटेल जो है फर्दर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो
आगे आपसे फर्दर डेफिनेशन भी इसका पूछा जा सकता है कि फ्रिंज रिफ का डेफिनेशन जो कि कंप्लीटली शोर से डायरेक्टली अटैच होता है, बैरियर रिफ जो है इनडायरेक्टली अटैच होता है, यहाँ पे देखो पैरेलल टू द कोस्ट होता है, और ये वाइड एंड डीप लगून से सेपरेटेड होता है जनरली फ्रॉम दैट लार्जर देन फ्रिंज रिफ, राइट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो, ग्रेट बैरियर रिफ जो है ऑस्ट्रेलिया में है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रिफ सिस्टम है, इस चीज़ को याद रखना, फर्दर PYQ भी पूछा हुआ है, ठीक है। और ये कौन से साइड में है, तो ईस्टर्न साइड में है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ग्रेट बैरियर रिफ जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रिफ सिस्टम है, राइट। नेक्स्ट 2019 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था CDS का, उसमें जो है इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चन पूछे थे। कितने क्वेश्चन थे, 4 3 7 7 क्वेश्चन थे इन्वायरमेंट के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके। यहाँ पे कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट कमिट्स स्टेट पार्टीज टू रिड्यूस रिडक्शन इन। तो देखो क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली किससे डील करता है, तो ये बेसिकली ग्रीन हाउस गैस इमिशन से डील करता है, ठीक है। पॉवर्टी के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूक्लियर आर्मामेंट के रिगार्डिंग जो है वो अलग ऑर्गेनाइजेशन है, एंड एग्रीकल्चर सब्सिडी के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली किससे डील करता है, तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन से। नाउ सिंस जितने भी इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मेजर जिसमें कि कन्वेंशन हो गया, ठीक है, प्रोटोकॉल हो गया, समिट एग्रीमेंट, वो सब सारे जो मास्टर टेबल जो है हम डिस्कस करेंगे इन दी अपकमिंग जो वीडियो है हमारा, जिसमें मैंने बोला था कि मास्टर वीडियो उसमें कवर करेंगे, है ना, सारे इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सबको, ठीक है, विथ ईयर एंड उनके जो भी मेजर एग्रीमेंट या फिर कीवर्ड्स हैं वो सब, तो उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देखना, इस वीडियो के बाद वही आएगा। नाउ जो है 68 नंबर क्वेश्चन देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स इज अ वार्म ब्लड एनिमल। नाउ वार्म ब्लडेड एनिमल इनमें से कौन कौन सा है जिसका पेयर दिया हुआ है साथ में, तो क्रोकोडाइल और ऑस्ट्रिच जो है ये वार्म ब्लडेड नहीं है, ठीक है। मैं बताऊंगा इसमें कौन क्या है, ठीक है। हेग फिश एंड डॉग फिश जो है ये भी वार्म ब्लडेड नहीं है, टॉर्टोइज एंड ऑस्ट्रिच भी नहीं है, पीकॉक एंड कैमल ये बिल्कुल है। सी पीकॉक एंड कैमल दोनों वार्म ब्लडेड है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। नाउ सी कोल्ड ब्लडेड को क्या बोलते हैं, एक्टोथर्मिक। एक्टोथर्मिक जो है ये क्या होता है कि एक्टो मतलब होता है इन्वायरमेंट, समवन जो है इन्वायरमेंट की वजह से जो है उनकी टेम्परेचर में कुछ चेंज आ रहा हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। और जो वार्म ब्लडेड होते हैं उनको इंडोथर्मिक होता है, ऐसे लोग जिनके जो है विद इन जो है खुद के अंदर जैसे कि ब्लड और उसके फ्लो की वजह से जो थर्मल वो हो तो उसको वार्म ब्लडेड बोलते हैं, ठीक है। अब नाउ सी यानी कि इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर यू कैन से, ठीक है, उसको कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं, और इंडो मतलब विद इन यानी कि सेल्फ, ठीक है। अब देखो वार्म ब्लडेड कौन होता है, बर्ड होते हैं, तो पिकॉक एक बर्ड है, तो ये वार्म ब्लडेड है। मैमल्स, ठीक है, कैमल, डॉग्स एंड ह्यूमंस हम लोग भी वार्म ब्लडेड है। नाउ स्नेक को देखोगे तो स्नेक जो है वो कोल्ड ब्लडेड है, लिजर्ड जो है कोल्ड ब्लडेड है, क्रोकोडाइल जो है ये कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है, क्रोकोडाइल कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। फ्रॉग्स जो है ये भी कोल्ड ब्लडेड है, मस्ट फिश जो है ये भी कोल्ड ब्लडेड है, यानी कि हैग फिश एंड डॉग फिश ये दोनों कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। टॉर्टोइज एंड ऑस्ट्रिच ये कोल्ड है, ठीक है, और जबकि टॉर्टोइज मेरे ख्याल से ये वार्म होना चाहिए, ऑस्ट्रिच जो है ये भी कोल्ड है, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड के बीच में। नाउ इसका जो मेजर एक्सप्लेनेशन है हम यहाँ पे देखेंगे इन दी अपकमिंग वीडियोज़, ताकि वो जो मैंने बताया था मास्टर वीडियो में इन्वायरमेंट का वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारा चीज़ें ईजी हो जाएगा। अब देख लो जो ईजी ट्रिक था वो बता दो। एक्टो मतलब होता है इन्वायरमेंट, यानी कि हीट मेनली कम्स फ्रॉम आउटसाइड, जो एक्टोथर्मिक जिसको कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं, ठीक है। और वार्म ब्लडेड जो है इंडो मतलब कि इंडोथर्मिक, यानी कि इनसाइड हीट मेनली जनरेटेड इनसाइड, राइट। तो यही है इंडोथर्मिक और एक्टोथर्मिक। फर्दर आपसे पूछे तो यू कैन डू इट इजली। नाउ 93 नंबर देखो, एटमॉस्फेरिक कंडीशन आर वेल गवर्न बाई ह्यूमिडिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में बेस्ट डिफाइन ह्यूमिडिटी। बेसिकली ह्यूमिडिटी का आंसर ये पूछ रहा है, एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है। अब देखो ह्यूमिडिटी जो है आप कैसे कर सकते हैं, क्या ये फॉर्म ऑफ सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स कॉल्ड बाई कंडेंसेशन, नहीं भाई। डिपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर ये भी नहीं होता है। ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर कंडेंस फ्रॉम एंड सस्पेंड इन ईयर ये भी बात नहीं है। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस ये डिटेल है, और ये बिल्कुल बात ट्रू है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ह्यूमिडिटी का, ठीक है। ह्यूमिडिटी क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड ए प्लेस को ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। ऐसा एटमॉस्फेरिक कंडीशन जहाँ पे बन जाए। नाउ 99 नंबर देखो, दमन गंगा रिजर्वियर जो है प्रोजेक्ट ये विथ अबाउट 115 किलोमीटर ऑफ माइनर कैनाल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज इज लोकेटेड इन दमन गंगा रिजर्वियर प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, तो ये है दादर एंड नागर हवेली में, ठीक है। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन जो है ये देखो, ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2020 के फर्स्ट पेपर में पूछा जा चुका है, तो मेक श्योर टू सी इट अच्छे से, ठीक है।
नाउ 3 स्टेटमेंट कह रहा है कि इट कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में, इट इज़ डेजिग्नेटेड एज ए महारत्नास कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल, और ये बात जो है ट्रू है कि कोल इंडिया लिमिटेड को एक महारत्ना कंपनीज के रूप में डेजिग्नेट किया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल, राइट। नाउ नेक्स्ट है कि सेकंड नंबर, इट इज़ द सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, और ये कह रहा है कि ये जो है सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, वो भी वर्ल्ड का, तो ये बात ट्रू है, कोल इंडिया लिमिटेड जो है वर्ल्ड का सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। तीसरा कह रहा है द हेडक्वार्टर्स ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड इज लोकेटेड इन रांची झारखंड, ये बात गलत है, जो हेडक्वार्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड है ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये है बेसिकली कोलकाता में, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नाउ देखो महारत्नाज कंपनी और उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि महारत्नाज स्टेटस या समथिंग काइंड ऑफ महारत्नाज और नवरत्नाज, ठीक है, या फिर मिनी रत्नाज, ये जो है स्टेटस है ये ग्रांट किया जाता है किसके द्वारा, बाय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज डीपी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। तो याद रखना कि महारत्ना स्टेटस जो है या नवरत्ना स्टेटस या फिर मिनी रत्ना स्टेटस ये किसके अंदर दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, इसके अंदर जो है ये स्टेटस यही देता है इन सबको ऐसा स्टेटस, और क्राइटेरिया अलग अलग है, विल सी इन द लेटर वीडियोज। नाउ एज ऑफ अगस्त 2026 14 महारत्नाज कंपनी है, 29 नवरत्नाज कंपनी एंड 74 मिनी रत्नाज है, ठीक है। जो लेटेस्ट ज्वाइनिंग है इसमें देखो तो महारत्नाज का लेटेस्ट ज्वाइनिंग कौन है, तो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। लेटेस्ट नवरत्नाज कंपनी में कौन ज्वाइन किया है, तो ये GRSE, जिसको क्या बोलते हैं, गार्डन रीच सब शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। और लेटेस्ट मिनी रत्ना में किसको ज्वाइन किया गया है, तो मेकॉन लिमिटेड को, MECON लिमिटेड, ठीक है। नाउ 104 नंबर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बताना है यहाँ पे। तो ये जो है सेटअप हुआ था 2010 में, बिल्कुल बात ट्रू है। बी ऑप्शन कह रहा है कि इट इज़ इन्वॉल्व इन इफेक्टिव एंड एक्सपेडिटियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये भी बात ट्रू है। सी देखोगे तो इट में कंसीडर गिविंग रिलीफ एंड कंपनसेशन फॉर डैमेज टू द पर्सन एंड प्रॉपर्टी, ये भी बात कंसीडर कर सकता है रिलीफ देने के लिए, तो वो भी रिलीफ एंड कंपनसेशन फॉर डैमेज टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी, इसके लिए तो बिल्कुल दे सकता है। इट इज़ बाउंड, ध्यान रखना, इट इज़ बाउंड बाय द प्रोसीजर लेट डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, नो इट इज़ नॉट बाउंड, ठीक है। तो इसका नॉट करेक्ट पूछा है तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब आया था, 2010 में, और बाकी इसके मेजर प्रोविजन तो आपने देख लिया। नाउ 117 विच आर द फॉलोइंग वायरस या वायरसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किसका रिसेंट डेथ ऑफ लायंस इन गिर नेशनल पार्क। अब गिर नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, ये है बेसिकली गुजरात में, ठीक है। यहाँ पे एशियाटिक लाइन्स रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन का मतलब लाइन्स का काफ़ी डेथ हुआ था, तो कोई वायरस की वजह से हुआ था, और कौन सा वायरस था वो, तो ये था बेसिकली कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। तो फर्दर पूछे कि कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस जो है वो एसोसिएटेड किससे है, तो वो है डेथ ऑफ लायन से, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट देखना इसमें देखो कि इन्वायरमेंटल वाला तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आई होप यू सब्सक्राइब टू दैट। नाउ 2019 का सेकंड जो पेपर हुआ था वो आप देखना कि उसमें एक ही क्वेश्चन पूछा था, और वो भी किसके बारे में, तो फूड चैन के बारे में, ठीक है। तो फूड चैन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है कि ये जो है फूड चैन इज ये रिलेशनशिप बिटवीन होता है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, नो। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, ये भी बात नहीं है। पासेज ऑफ फूड, ये क्या होता है, फूड चैन एक बना रहा है ना, तो पास ऑफ फूड एंड दस एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, इसको ही फूड चैन बोलते हैं, ठीक है। क्या वो मॉडरेट इंटरप्रेन्योर एंड एस्टेब्लिश्ड मॉडर्न इंटरप्रेन्योर एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइडिंग फूड आउटलेट होता है, नहीं। फूड चैन क्या होता है, ये पासेज ऑफ फूड होता है एंड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ओके, 2020 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था CDS का, उसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखो सी यहाँ पे बेसल कन्वेंशन के बारे में है। सी लास्ट वीडियो में हमने जो लास्ट सेशन हुआ था, आई मीन लास्ट ईयर का 2019 का फर्स्ट, यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पूछा हुआ था, और मैंने बोला था कि ये सब सारे जो है जितने भी कन्वेंशन है वो सब सारे जो है, जैसे कि यहाँ पे देखो मॉन्ट्रियल, वियना, ठीक है, लंदन एग्रीमेंट, कोपेनहेगन एग्रीमेंट, किगाली, जो भी है, विल सी यहाँ पे देख लो कौन सा, मॉन्ट्रियल, वियना, सिटीज, रामसर, स्टॉकहोम, बेसल, ये क्या है, UNFCCC, CBD, UNCCD, ये सब सारे जो है हम नेक्स्ट वो जो डिटेल वाला वीडियो है उसमें देखेंगे। तो पहले क्योटो प्रोटोकॉल पूछा, अब बेसल कन्वेंशन पूछ लिया है, ठीक है। तो आगे फर्दर और भी पूछेगा, तो उस वीडियो को देखने के बाद से ना फर्दर आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, और वहाँ से आप याद कर लोगे तो सब कुछ इन डिटेल याद हो जाएगा, ठीक है। फिर कभी गलत नहीं करोगे ऐसे क्वेश्चंस को। नाउ द बेसल कन्वेंशन इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसल कन्वेंशन बेसिकली किससे प्रोटेक्ट करता है, तो क्या वो हजार्डियस वेस्ट से करता है,
या फिर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट पीओपी से करता है, मरकरी से करता है, या केमिकल एंड पेस्टिसाइड से करता है। ये बेसिकली बेसल कन्वेंशन डील करता है विद द हजार्डियोस वेस्ट से करता है, ठीक है। बाकी जो अदर ऑप्शन है जैसे पीओपीज, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, मरकरी एंड केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स, इसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। अब देखो पीओपीज किससे करता है, तो पीओपीज मतलब इसके लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। तो पीओपीज जो गवर्न होता है वो स्टॉकहोम कन्वेंशन से होता है। मरकरी जो है ये मिनामाटा कन्वेंशन से होता है गवर्न, और केमिकल एंड पेस्टिसाइड जो है ये रोटरडम कन्वेंशन से होता है। अब ये क्वेश्चन जो है फर्दर आपके फ्यूचर ईयर क्वेश्चन में आया था कहाँ पे, तो जो CAPF का पेपर है, ठीक है, CAPF 2023 का पेपर था, यहाँ पे आपको आया था ये सेम क्वेश्चन कि यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है, अलग अलग कन्वेंशन और उसके जितने भी मटेरियल टू। सिंगल 2023 में इससे 2 क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कैसे एक एग्जाम से दूसरा एग्जाम इंटरलिंक होता है, और यू मस्ट डू इट थॉरली और विथ ऑप्शन, ताकि फर्दर जो है आपको एग्जाम क्लियर करने में आसानी हो, राइट। बेसल कन्वेंशन किससे डील करता है, तो हजार्डियोस वेस्ट से। पीओपीज किससे डील करता है, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन, आई मीन, ठीक है। फिर मिनामाटा कन्वेंशन किससे करता है, तो मरकरी से। एंड रोटरडम कन्वेंशन किससे करता है, तो केमिकल एंड पेस्टिसाइड से। देखो अगर इसमें और भी फर्दर वैल्यू एडिशन की बात की जाए ना, तो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि फर्दर जो है स्टॉकहोम जो है कौन से रिवर पे है, ठीक है। तो वैसे ही मिनामाटा जो है कौन से रिवर, मेजर रिवर पे है, रोटरडम कौन से रिवर पे है, ठीक है। तो ये फर्दर पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन में बहुत सारे वैल्यू एडिशन करने पर चीज़ें बोरिंग हो जाती है, तो इसीलिए जो क्वेश्चन का थीम रहता है उसी के बेस पर वैल्यू एडिशन की जाती है, ठीक है। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा में देख लो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ये जो है बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से गवर्न होता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसको गवर्न करता है, तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जैसे कि CFCs, ठीक है। फिर अगर देखोगे तो कियोटो प्रोटोकॉल जो कि हमने पिछला देखा, ये एक बाइंडिंग रिजोल्यूशन है, ठीक है। और ये जो है बेसिकली किससे करता है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन से करता है। यही क्वेश्चन था ना पिछला बार 2019 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें कि कियोटो प्रोटोकॉल किससे डील करता है, तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे करता है, तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से करता है, राइट। नाउ 87 नंबर देखो, ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 के फर्स्ट में हुआ था। कौन, जो कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में मैंने जब बताया था, वहाँ पे आपको महारत्नास के बारे में, मिनी रत्नास, नवरत्ना के बारे में, तो वो सब सारे जो है यहाँ पे ऑलरेडी देखो कि उसका सेम थीम कैसे रिपीट करता है। यहाँ पे देखो कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो ट्रू कौन सा है। अब सी यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो 2019 में था, लाइक मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है। 2019 का जो फर्स्ट पेपर था, यहाँ पे देखो कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में पूछा हुआ है यहाँ पे। अब ये देखो यहाँ पे हेडक्वार्टर चेंज किया हुआ था। हेडक्वार्टर क्या बताया था कि रांची झारखंड है, जो कि गलत है। हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको करेक्ट करना था, कोलकाता। अगर आप सिर्फ आंसर याद करके चल जाते हैं फर्स्ट एंड सेकंड ये है, तो ये हम मार देंगे, और सेकंड करेक्शन नहीं देखते तो ये आपसे नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि वैल्यू एडिशन क्या होता है, जो करेक्शन क्या है, वो सब सारे जो है इस सेशन में आपको सिखाया जाता है, यहाँ पे इस चैनल पर बताया जाता है, ताकि वो फर्दर आप फ्यूचर ईयर क्वेश्चन में उस क्वेश्चन को करेक्ट कर जाओ। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है कोल इंडिया लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कोलकाता में। ये बात बिल्कुल हम पिछले में करेक्शन में देखे तो ये सही हो गया। यहाँ से एक ऑप्शन तो हटा सकते हो आप इजिली। नाउ अगला जो है CIL ऑपरेट्स थ्रू 82 माइनिंग एरियाज स्प्रेड ओवर 20 प्रोविंशियल स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये बात गलत है। यहाँ पे देखो नंबर देखो, एक तो यहाँ पे 20 कह रहा है, दूसरा यहाँ पे 82 है। ये इसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। 82 के जगह पे यहाँ पे 28 भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे 72 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे चेंज करना आसान होता है एग्जामिनर के लिए, तो ये किया जा सकता है, ठीक है। तो ये दूसरा गलत है। नाउ थर्ड देखो कि CIL इज़ द सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, और ये बात ट्रू है। जैसे कि ये दोनों स्टेटमेंट तो ये अपना 2019 का स्टेटमेंट है, एक तो उसका हेडक्वार्टर वाला और दूसरा वाला कि सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये दोनों तो PYQ है, 1 and 3 तो होगा, तो यहाँ से A ऑप्शन भी खत्म हो गया, ठीक है। नाउ 2 पे आपको देखना था, और आपको पता है कि नंबर इन जनरल स्वैप किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन B हो गया, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि ये कोल इंडिया लिमिटेड जो है एक महारत्नास कंपनी है, ठीक है, और ये सिंगल लार्जेस्ट बॉडी है, सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर जो है रांची में नहीं, इसका हेडक्वार्टर जो है बेसिकली कोलकाता में है, ठीक है। और देखो ये ऑपरेट करता है कितना, 8 प्रोविंशियल स्टेट में, ना कि 20। तो ये देख लो कि जो 82 माइनिंग एरियाज है यहाँ पे ये तो सही है, बट ये जो है 20 प्रोविंशियल स्टेट बोला है यहाँ पे, इतने में तो कोल भी नहीं मिलेगा। ये बेसिकली कितने हैं, तो 8 प्रोविंशियल स्टेट इन इंडिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन B हो गया, ठीक है। नाउ 110 नेशनल वाटर एकेडमी जो है ये क्या करता है, इज लोकेटेड एट, कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये है खड़कवासला में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट 2020 का जो सेकंड पेपर हुआ था उसमें एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है किसके अंदर फंक्शन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के, ठीक है। जिसके चेयरमैन कौन है, तो होम मिनिस्टर होता है अमित शाह, राइट नाउ है, ठीक है। अब नाउ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के चेयरमैन कौन होता है, आई मीन किसके अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ
ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर आता है, ठीक है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आपको पता है कि मोकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री खुद है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि जो 8 कोर इंडस्ट्री हैं, ठीक है, वो शायद इसी के अंदर आता है। इसको कंफर्म करना कि 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है वो किसके अंदर आता है, ठीक है। नाउ फाइनेंस मिनिस्ट्री, आपको पता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का अलग अलग डिपार्टमेंट है ऑल, ठीक है। नेक्स्ट 2021 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसका हम लोग देखते हैं कि इसमें 2 क्वेश्चन पूछा था इन्वायरमेंट रिलेटेड। 89 नंबर देखो, इन द ईयर 2020 विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया वॉज डिक्लेयर यूनेस्को वॉज डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को ए बायोस्फीयर रिजर्व। बेसिकली कह रहा है कि टाइगर रिजर्व जो इंडिया में है उस कौन सा टाइगर रिजर्व जो है 2020 में एक बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर किया गया बाय यूनेस्को। तो इसमें से जो राइट आंसर है पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पे है देखने को मिलेगा, तो एमपी में देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी जो अदर ऑप्शन है उसका भी देख लेते हैं कि नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। दुधवा टाइगर रिजर्व यूपी में है, और पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो एमपी में है, ठीक है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है, एमपी में। इसको यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। अब ऑलरेडी हमने टाइगर के बारे में देख लिया था, जो भी टाइगर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। बायोस्फीयर वाला मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो वो आएगा ही, ठीक है। नेक्स्ट है 111 विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ ए फ्री लिविंग एनिमल। अब इनमें से देखोगे तो कौन सा फ्री लिविंग एनिमल है, तो ये है कौन सा बेसिकली, तो ये प्लेनेरिया है, ठीक है। अब नाउ ये आपका काम है कि एक बार इसका जो है ना इमेज थोड़ा सा देख लेना, ताकि जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाए, ताकि ये पता चल जाए कि लिवर फ्लूक बर्ड है या फिर क्या है ना, या फिर एनिमल है। उचेरिया जो है ये क्या है, प्लाज्मोडियम क्या होता है, ठीक है। मेक श्योर टू सी दिस इमेज। नेक्स्ट 2021 का जो सीडीएस पेपर हुआ था 2020 सेकंड वाला, उसमें 4 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से पूछे थे, जो कि पहला है यहाँ पे देख लो, फिर से फूड चेन के बारे में पूछ दिया। तो ये ऑलरेडी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, कौन सा 2019 का जो सेकंड पेपर हुआ था उसमें, ठीक है। तो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिकल लेवल इन ए फूड चेन। एक फूड चेन में जो कौन सा है वो नंबर ऑफ ट्रॉपिकल लेवल को लिमिट करता है, तो ये है बेसिकली कौन सा, डिक्रीज इन द अवेलेबल एनर्जी एट हाईएस्ट ट्रॉपिकल लेवल। ऑब्वियसली आप जब देखोगे तो फूड चेन में जो है एनर्जी का ट्रांसफर जो होता है, ठीक है, एनर्जी का जो लेवल होता है वो नीचे से, आई मीन लोएस्ट लेवल से, और यू कैन से टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन होगा, ठीक है, मैक्सिमम थिंग होगा, उसके बाद से धीरे धीरे घटते जाएगा, है ना। और इस लेवल पे कितना परसेंट से घटता है, तो 10% से रिड्यूस होता है एनर्जी लेवल। तो एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे हर बॉडी के बाद से ये यहाँ पे वो रिड्यूस हो जाएगा, और फर्दर यहाँ पे इसके बाद से फर्दर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यही कह रहे हैं कि कौन सा चीज़ जो है लिमिट करता है द नंबर ऑफ ट्रॉपिकल लेवल्स, और ये क्या है, ये सारे जो है ट्रॉपिकल लेवल है, ठीक है। अब ये लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, लेवल 3 एंड काइंड ऑफ ऐसे। तो फर्दर आगे बढ़ते टाइम देखोगे तो क्या करता है लिमिट नंबर, तो ये है बेसिकली डिक्रीज इन द अवेलेबल एनर्जी। क्यों डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे हर नेक्स्ट लेवल पे 10% से रिड्यूस हो रहा है एनर्जी लेवल, राइट, इस वजह से। और ये कैसा स्लोप होता है, तो ये बेसिकली एनर्जी लेवल जो है इन्वर्टेड होता है। अब ये सारे का होगा ऐसा जरूरी नहीं है, कोई कोई फूड चेन में देखोगे तो आप जो है एक वो अपराइट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ 15 नंबर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेरिएशन इज नॉट ट्रू। कह रहा है कि वेरिएशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है, तो सी वेरिएशन इज मिनिमम इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बात ट्रू है, ठीक है। वेरिएशन जो है सबसे कम देखने को मिलता है किसमें, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ऑब्वियसली ऑल वेरिएशन इन ए स्पीसीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल, ये बात गलत है। यहाँ पे इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल नहीं होता है, किसी का जो है हाईएस्ट होगा, किसी का लोएस्ट होगा, ठीक है। और सारे स्पीसीज के बारे में तो हम अभी तक जान भी नहीं पाए हैं, तो कैसे इस चीज़ को ट्रू मान लें, ठीक है। वो भी ऑल वेरिएशन कह रहा है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट कह दिया है, ठीक है। तो दो एक्सट्रीम मिल गया, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, वेरिएशन के बारे में ये ट्रू नहीं है। नाउ सी ऑप्शन कह रहा है कि चेंजेस इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्ट इन वेरिएशन। बिल्कुल बात सही है कि वेरिएशन होता कैसे है, बिकॉज ऑफ चेंज इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो रिजल्ट करता है इन वेरिएशन। वेरिएंट्स कैन बी सेलेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर, बिल्कुल बात ट्रू है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका जो गलत स्टेटमेंट है वेरिएशन के बारे में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नाउ 88 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व कंप्राइजेज आइलैंड्स विद एस्चुरीज, बीचेस, कोरल रीफ, साल्ट मार्सेस एंड मैंग्रोव्स। ये क्वेश्चन जो है फर्दर जो है स्टेट पीसीएस यानी कि बीपीएससी में, ठीक है, बीपीएससी में 2 बार पूछ दिया है लगातार, 68 एंड 69 में, है ना। बट मैं आपको बताता हूँ इवन सीएपीएफ में भी ये क्वेश्चन आपको पूछा है। कह रहा है कि कौन सा फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व है जो कंप्राइजेस करता है, आइलैंड्स भी वहाँ पे देखने को मिलेगा, एस्चुरीज भी देखने को मिलेगा, बीच भी देखने को मिलेगा, कोरल रीफ्स भी देखने को मिलेगा, साल्ट मार्सेस भी देखने को मिलेगा, और मैंग्रोव्स भी देखने को मिलेगा। देखो सुंदरबन में आपको क्या है कि यहाँ पे कोरल रीफ्स आपको नहीं देखने को मिलेगा, ऑलरेडी मैंने बताया, ठीक है। तो कोरल रीफ यहाँ पे नहीं है, राइट।
नाउ गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ये आंसर है इसका। यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये तमिलनाडु में है ना। और ये आपको यहाँ पे स्टोरेज भी देखने को मिलेगा, बीच भी देखने को मिलेगा, कोरल रीफ भी देखने को मिलेगा, साल्ट मार्शल्स भी देखने को मिलेगा और मैंग्रोव्स भी देखने को मिलेगा। राइट नाउ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में यहाँ पे बीच देखने को नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये जो है इंडोर बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन पे है, कौन सा? केरला, तमिलनाडु, ठीक है, और कर्नाटका। राइट तो इसके ट्रांजेक्शन में ये इंडोर है, तो यहाँ पे आपको कहाँ से स्टोरेज, बीच और कोरल रीफ्स और मैंग्रोव्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये नहीं मिलेगा, यहाँ पे मैंग्रोव्स देखने को नहीं मिलेगा। नंदा देवी कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड, ये देखो केरलम में देखने को मिलेगा। और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये बेसिकली उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और ये सेम क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीटेड है, तो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। नाउ यहाँ पे देखो 93। अब देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे याद रखना कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, ये बेसिकली जो है ना, ये मीटिंग पॉइंट है किस चीज़ का? मीटिंग पॉइंट है नहीं, मीटिंग ऑब्वियसली मीटिंग पॉइंट है किसका? तो वेस्टर्न घाट का एंड ईस्टर्न घाट का, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मीटिंग पॉइंट कौन सा है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, इसको याद रखना। नाउ 97 नंबर देखो, एन इन्फेक्शन कॉन्स्टेंटली मेंटेन एट ए बेसलाइन लेवल इन ए जियोग्राफिक एरिया विदाउट एक्सटर्नल इनपुट इज नॉन एज, तो ये है बेसिकली एंडेमिक, ठीक है। कह रहा है कि एक इन्फेक्शन कॉन्स्टेंटली मेंटेन एट ए बेसलाइन लेवल इन ए जियोग्राफिकल एरिया विदाउट एक्सटर्नल इनपुट इज नॉन एज। लेट से कि अफ्रीका का कोई कंट्री है, यहाँ पे लेट से कि बोत्सवाना है, ठीक है। तो बोत्सवाना में कोई बीमारी हुआ, ठीक है, और ये एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है, और यहीं पे बोत्सवाना में ही रह गया, तो उसको क्या बोलते हैं? एंडेमिक बोलते हैं। पेंडेमिक क्या बोलते हैं? कि जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक है, यहाँ पे साउथ अमेरिका हो गया, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया एशिया, ठीक है, यहाँ पे हो गया मिडिल ईस्ट, है ना, और यहाँ पे हो गया आपका इंडिया और चाइना, एशिया वाला पार्ट, ठीक है। अब ये सारे जगह फैल जाए, उसको क्या बोलते हैं? पेंडेमिक बोलते हैं, राइट। जबकि एपिडेमिक किसको बोलते हैं? कि ये अगर सिर्फ एक ही कंटिनेंट में स्प्रेड हो, लेट से बोत्सवाना के अलावा बाकी जो कंट्री है, तंजानिया हो गया, यहाँ पे साउथ अफ्रीका हो गया, यहाँ पे देखोगे तो नमीबिया हो गया, डीआरसी हो गया, डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, और बाकी सारे माल्टा, वो सब सारी चीज़ें, लीबिया, ये पूरा अफ्रीकन कंट्री में स्प्रेड हो जाए, उसको एपिडेमिक बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली साउथ अमेरिकन के बाकी कंट्रीज़ में भी स्प्रेड हो जाए, तो मतलब एक रीजन में हो, तो उसको एपिडेमिक बोलते हैं। पेंडेमिक ऑल ओवर वर्ल्ड हो जाए, जैसे कि कोविड एग्जांपल है पेंडेमिक का, ठीक है। एंडेमिक क्या होता है? एक ही कंट्री में रहे, एक ही रीजन स्पेसिफिक में रहे, तो उसको एंडेमिक बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ये हो जाएगा 97 का। नेक्स्ट वीडियो 2022 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था सीडीएस का, उसके इन्वॉल्वमेंट के क्वेश्चन को यहाँ पे हम जल्दी से कवर करते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन पूछे थे इस 2022 के फर्स्ट पेपर में? तो ये देखो जो है 3 4 6 क्वेश्चन थे इन्वॉल्वमेंट के, और जो सेकंड पेपर हुआ था उसमें एक भी इन्वॉल्वमेंट के क्वेश्चन नहीं पूछे थे, ठीक है। तो विल सी फटाफट इसको कि 31 देखोगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट इन द वर्ल्ड टू रीच द पॉपुलेशन साइज ऑफ 1 मिलियन। ये बेसिकली करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट इन द वर्ल्ड जिसने कि 1 मिलियन पॉपुलेशन साइज को क्रॉस किया था या रीच किया था, तो वो था बेसिकली लंदन। लंदन जो है 1 मिलियन पीपल यानी कि 10 लाख से ज़्यादा लोग जो है एक सिंगल सिटी में रह रहे थे, ठीक है। इसको मिलियन प्लस सिटी भी कैटेगराइज किया जाता है। नाउ जो बाकी ऑप्शन है पेरिस, न्यूयॉर्क एंड वाशिंगटन डीसी और लंदन इवन, ये कौन से रिवर एसोसिएटेड, ये फर्दर आपसे पूछा जा सकता है या पूछा गया भी है किसी एग्जाम में। तो आई विल टेल यू कि देखो लंदन जो है कौन से रिवर पे है, तो ये है बेसिकली थैम्स रिवर पे। पेरिस कौन से रिवर पे है, तो साइन रिवर पे। न्यूयॉर्क किस रिवर पे है, तो हडसन रिवर पे। और वाशिंगटन डीसी जो है कौन से रिवर पे है, तो पोटोमैक रिवर पे, राइट। अब ये देखो ये कहाँ पे है, तो ये है यूके में, ब्रिटेन में, आई मीन, ठीक है। तो ब्रिटेन में कौन सा है, तो लंदन है। पेरिस कहाँ पे है, तो फ्रांस में, ठीक है। न्यूयॉर्क कहाँ पे है, तो यूएसए में। और वाशिंगटन डीसी तो कैपिटल ये है यूएसए का, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है, पेरिस किस रिवर पे है, साइन रिवर पे। और न्यूयॉर्क कौन सा है, तो हडसन रिवर पे। वाशिंगटन डीसी कौन सा है, पोटोमैक रिवर पे। लंदन किस पे है, तो थैम्स रिवर पे, ठीक है। नाउ 38 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का फंक्शन क्या है? 3 ऑप्शन दिया हुआ है आपको। कह रहा है कि क्या वो सप्लाई करता है रिसोर्सेज को, बिल्कुल भाई, ठीक है। क्या वो सस्टेन करता है इन्वायरमेंट हमारे लाइफ को, तो बिल्कुल सस्टेन लाइफ भी करता है। प्रोवाइड करता है एस्थेटिक सर्विसेज, यस इट डज। तो राइट आंसर ऑप्शन जो है 1 2 एंड 3 हो जाएगा, ठीक है। नाउ 84 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज आर डिस्प्लेड इन पॉपुलेशन पिरामिड्स। पॉपुलेशन पिरामिड में जो है कौन से वेरिएबल को डिस्प्ले किया जाता है, तो एज ग्रुप को किया जाता है। क्या वो सेक्स इंडिकेटर होता है, मेल एंड फीमेल का? नहीं, सिंस ये पॉपुलेशन पिरामिड है तो वहाँ पे सेक्स इंडिकेटर नहीं होते हैं, ठीक है। ये एज ग्रुप होता है डिफरेंट लेवल की, 10 से 15 साल के बच्चे, मतलब आई मीन 0 से
0 से 5 साल या 6 साल के बच्चे होंगे, ठीक है। सिमिलरली जो है फिर 6 से 12 साल के ऐसे होंगे, ठीक है। ये डिफरेंट रेंज होता है, मैं एक प्रोटोटाइप के रूप में बता रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे 13 से जो है ये कितना हो जाएगा 25 तक, फिर 26 से लेकर एंड समथिंग 50 तक एंड सो ऑन हो जाएगा। तो ये क्या होता है, एज ग्रुप बताता है, ना कि आपको सेक्स के बारे में बताता है। सेक्स इंडिकेटर है ऑब्वियसली, मेल एंड फीमेल के बारे में ये नहीं बताता है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ठीक है। 86 नंबर देखो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ स्मोक। स्मोक का फॉर्मेशन किससे होता है, तो स्मोक जो है बेसिकली स्मोक एंड फॉग जब मिलता है तो स्मोक बनाता है, ठीक है। और ये बेसिकली कैसा सिनेरियो है, तो विंटर में होने वाला सिनेरियो है। जैसे दिल्ली स्मोक जो है आपको पता ही है, ठीक है, एग्जाम्पल है इसका करेक्ट। नाउ ये जो है कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर्मुलेशन ऑफ स्मोक का, तो वो है फॉर्मेशन ऑफ एन इन्वर्जन लीड। जब इन्वर्जन लीड होता है तो स्मोक बनता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसका एक बार वीडियो देख लेना कि हाउ द फॉर्मुलेशन ऑफ स्मोक हैपन, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा इस चीज़ का, ठीक है। नाउ 115 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट किजादिया बर्ड सेंचुरी। देखो किजादिया बर्ड सेंचुरी जो है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कह रहा है कि इट इज़ रिसेंटली डिक्लेयर एज रामसर साइट, राइट। तो ये बात ट्रू है कि ये जो है वेटलैंड ऑफ रामसर साइट क्या होता है, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होता ही है। रामसर साइट जो है ये कहाँ पे है, ये एक सिटी है। रामसर कहाँ पे, तो ईरान में, राइट। और ये कह रहा है कि जादिया बर्ड सेंचुरी जो ये कहाँ पे है, तो ये बेसिकली ये गुजरात में है, ना कि आपका उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे नाम है इसलिए चेंज किया जा सकता है, उत्तर प्रदेश की जगह मध्य प्रदेश किया जा सकता है, इवन उड़ीसा किया जा सकता है, वेस्ट बंगाल किया जा सकता है, बिहार किया जा सकता है। यहाँ पे गुजरात की जगह पे उत्तर प्रदेश का दिया गया था, ठीक है। तो किजादिया बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, तो गुजरात में है और इसको डिक्लेयर किया गया है रामसर साइट, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नाउ 2-3 रामसर साइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने ज्योग्राफी वीडियोज़ में डिस्कस किया भी हुआ है, ठीक है। तो रामसर साइट यहाँ पे 100th नंबर का जो है कौन सा रामसर साइट है। इंडिया में टोटल जो है 100 रामसर साइट प्लस हो गए हैं, ठीक है। मेक श्योर टू अभी सी अपडेटेड वाला ताकि याद रहे। अब 100th वाला कौन था, तो जेपी नारायण, ठीक है। जेपी नारायण बट ये था कहाँ पे, यूपी में। जेपी नारायण सेंचुरी जो है यूपी में, इसको रामसर वेटलैंड कर दिया गया 100 नंबर का, ठीक है। एंड सिमिलरली बाकी 3-4 और होंगे। तो मेरा सजेशन रहेगा 95 to 100 जो है आप ज़रूर देख लेना कौन सा किस नंबर का टैग है और किस स्टेट में है, ताकि वो अगर अभी पूछे तो आप इसलिए कर लो उसको, ठीक है। नाउ 118 नंबर क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, तोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वधावना वेटलैंड, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल ऑफ देम आर आंसर साइट, ऑल ऑफ देम आर नेचुरली फॉर्म्ड वेटलैंड्स, ऑल ऑफ देम आर बर्डिंग साइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप तो ये क्या है कि बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। देखो ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, हरियाणा का सिंगल नेशनल पार्क है, ठीक है। नाउ तोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वधवाना वेटलैंड जो है ये कहाँ पे है, गुजरात में देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ कमेंट में आपको ये बताना है कि जो है बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पे है, ठीक है, इन द कमेंट बॉक्स, राइट। नाउ ऑल ऑफ देम आर रामसर साइट, ये बिल्कुल बात सही है कि ये जो है रामसर साइट डिक्लेयर हुए हैं, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर नेचुरली फॉर्म्ड वेटलैंड्स, ये बात गलत है। ऑल ऑफ देम आर बर्डिंग साइट्स, ये बात ट्रू है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1 और 3। नाउ 2022 के जो सेकंड पेपर हुआ था वहाँ पे कुछ स्टैटिक बेस्ड इन्वायरमेंट नहीं था, तो इसलिए इसको 0 क्वेश्चन लिखा गया है। नाउ 2023 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें जो है 2 क्वेश्चन पूछे थे इन्वायरमेंट रिलेटेड, जहाँ पे करंट स्पेसिफिक ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस था। कह रहा है कि चीताज जो ब्रॉड फ्रॉम नामीबिया वेर इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क, कौन से नेशनल पार्क में जो है चीता को इंट्रोड्यूस किया गया था इन इंडिया, तो ये था बेसिकली क्यूनो नेशनल पार्क। और क्यूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो एमपी में है, ठीक है। नाउ देखोगे तो काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, तो असम में, राइट। क्योलादेव घाना नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, क्योलादेव नेशनल घाना नेशनल पार्क ये है राजस्थान में। और क्यूवलम जो नेशनल पार्क ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये है बेसिकली मणिपुर में, ठीक है। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, केवलादेव राजस्थान में, ठीक है। और काजीरंगा कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो असम। मेरे को एक बार कंफर्म करना, अच्छा वो नोकरेक है, नोकरेक वाला जो है वो मेघालय में है और क्योलादेव जो है राजस्थान में, ठीक है। अब नाउ सी ये कैसे क्वेश्चन जो है फर्दर आपका यहाँ पे वैल्यू एडिशन हो गया। अब ये देखो आपको कैसे फ्यूचर ईयर क्वेश्चन है उसके बारे में दिखाते हैं। फ्यूचर ईयर क्वेश्चन कब आया था, 2026 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था CDS का, वहाँ पे आया था। लेट मी शो यू, ताकि जो है एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहे कि जो आप पढ़ रहे हो वो राइट पढ़ रहे हो और सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, ठीक है। ऑल्दो मैंने काफ़ी प्रूफ दिखा चुके हैं इस चीज़ को, बट फिर भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये देखो ये कब का पेपर है, CDS 2026 का फर्स्ट पेपर है, होप सो कि काफ़ी लोगों ने दिया भी होगा। अब यहाँ पे नेशनल पार्क है और उसको मैच द फॉलोइंग करना है। यहाँ पर रणथंभौर राजस्थान में, गिर गुजरात में, ये है नंदनकनन उड़ीसा में है, जबकि किवो लमजो जो कि यहाँ पे देख रहे हो आप, किवो लमजो नेशनल पार्क वैल्यू एडिशन इसका क्या है, ये जो है मणिपुर में है, राइट।
और यहाँ पे मैच किया है अरुणाचल प्रदेश से, जो कि गलत है, ये मणिपुर में है। तो नॉट करेक्ट कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यही मैं बोल रहा है कि आपको जो वैल्यू एडिशन भी बताया जा रहा है वो आपको एक टारगेटेड वे में बताया जा रहा है कि जो कि फर्दर आपको एग्जाम में हेल्प करे। ठीक है, तो यही है, अब क्या ही बोलूँ इसमें ज़्यादा, आपको इतना सारा तो प्रूफ दिखा चुका हूँ। नाउ 59 नंबर जो क्वेश्चन है डे और डेट से रिलेटेड। ठीक है, अब ये देखो आप कि वर्ल्ड वेटलैंड डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी को किया जाता है। ठीक है, और इंटरनेशनल टाइगर डे ये बेसिकली 29 जुलाई को किया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे कब किया जाता है, तो वर्ल्ड वाटर डे जो है 22 मार्च को किया जाता है। और जो है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे ये जो है 22 जुलाई को किया जाता है। ये इसका आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, ये तो नहीं है, आई नो। ठीक है, ए और बी में एक बार चेक करते हैं। ठीक है, एंड आई एम करेक्ट हियर, 3142 होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी, राइट। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि वर्ल्ड वाटर डे जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। मदर अर्थ डे जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अभी हम इसको सीखेंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट डेज जो है फर्दर एग्जाम में पूछते हैं। तो यहाँ पे देखो एक लिस्ट ऑफ मेजर इन्वायरमेंटल डेज है और उसके सिग्निफिकेंस भी बताया गया है, तो विल एक्सप्लेन हियर। ठीक है, 2 फरवरी को आप देख सकते हो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है रामसर कन्वेंशन के लिए, जो कि 1971 में साइन हुआ था, वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। ये फोकस करता है कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। अगर फर्दर आपसे पूछ दे कि वाइज यूज ऑफ वेटलैंड से कौन सा एसोसिएटेड है, तो बेसिकली रामसर कन्वेंशन। ठीक है, नाउ या वाइज यूज कंसेप्ट किससे एसोसिएटेड है, तो वो है वेटलैंड कंजर्वेशन से। नाउ 3 मार्च जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, जो कि एसोसिएटेड विद साइट से वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जो कि 1973 में पास हुआ था। ठीक है, तो 3 मार्च जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है। 21 मार्च जो है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है। नाउ वर्ल्ड वाटर डे जो कि आपके क्वेश्चन में था 22 मार्च। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और 22 अप्रैल को ऑब्वियसली हमने देख लिया कि मदर अर्थ डे जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 22 मई को क्या होता है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए किया जाता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए 22 मई। ठीक है, नाउ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को किया जाता है, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था बाई यूएनजीआर रेजोल्यूशन 1972 का, जिसको पहली बार वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। कब, 1974 में। ठीक है, इसको लीड किया था कौन सा, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो कि ग्लोबल इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम है। नाउ 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है, ओशियन कंजर्वेशन के लिए। वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ये 17 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स ये 29 जून। इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ये 7 सितंबर। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर यानी कि ओजोन डे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर, काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये। ठीक है, और ओजोन से कौन कौन सा प्रोटोकॉल एसोसिएटेड है, तो ये है बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और 2 हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग। नाउ वर्ल्ड रिवर्स डे कब मनाया जाता है, 23 सितंबर को। वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 13 अक्टूबर को। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे या यूएन डे कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इन वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट ये 6 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है, तो 5 दिसंबर को, सॉइल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के लिए। इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है, तो 11 दिसंबर को। अब यहाँ से आपका मेजर डे कंप्लीट हो गया। मुझे लगता है कि अगर आप फर्दर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा तो यू कैन डू इट ईजिली। नाउ 23 नंबर का देखो, अगेन यहाँ पे फॉग से रिलेटेड स्टेटमेंट रिलेटेड टू फॉग यहाँ पे पूछ दिया। फॉग इज ए सिंपल क्लाउड डेट फॉर्म्स क्लोज टू द ग्राउंड। यहाँ पे देखोगे तो ये क्लोज टू द ग्राउंड होता है, ऑब्वियसली बात ट्रू है। नाउ रेडिएशन फॉग जो है एसोसिएटेड होता है विथ रेडिएशन कूलिंग ऑफ द लैंड एट नाइट, ये बात ट्रू है कि रेडिएशन जो है कूलिंग ऑफ लैंड एट नाइट, इसकी वजह से रेडिएशन फॉग आता है। ठीक है, नाउ एडवेक्शन फॉग फॉर्म्स व्हेन मॉइस्चर इज ब्लोन ओवर ए कोल्ड सरफेस एंड इज चिल्ड बाई कंटेक्ट, ये बात ट्रू है। ठीक है, तो एडवेक्शन फॉग जो है ये बेसिकली कैसा होता है, हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है, हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है इसका, राइट। और ये जो है बेसिकली ब्लोन ओवर है कोल्ड सरफेस पे ये ब्लो होता है एंड इज चिल्ड बाय कंटेक्ट, मतलब बेसिकली बहुत ठंडा होता है एडवेक्शन फॉग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 2 3 ऑल द 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट रिलेटेड टू फॉग। 47 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्लो के बारे में पूछा हुआ, फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन एन इकोसिस्टम। तो देख रहे हो कि एनर्जी फूड चैन एनर्जी लेवल के बारे में तीसरा ये क्वेश्चन है यहाँ पे। अब ये कह रहा है कि ट्रॉपिक लेवल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट इन एन इकोसिस्टम। अब यहाँ पे जो है वो पहला फूड चैन में पूछा है, फिर दूसरा जो है आपको ट्रॉपिक लेवल के बारे में पूछा, अब तीसरा जो है कौन सा डायरेक्शन में होता है। तो ये बेसिकली जो है यहाँ पे देखोगे जो एनर्जी का फ्लो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, न्यूट्रिएंट फ्लो इज साइक्लिक। एनर्जी फ्लो इज यूनी डायरेक्शनल होता है, ना कि बाई डायरेक्शनल, मतलब जो है मेजर टू मिनिमम लेवल आता है, ठीक है, या टॉप टू बॉटम आता है, टॉप टू बॉटम आता है,
ठीक है, तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है, और सेकंड जो है एंड न्यूट्रिंग साइकिल जो है वो साइक्लिक है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ यहाँ पे 62 नंबर देखोगे कि विच इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड बोल दिया है टू ऑफिशियली प्रोक्लेम द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एज ए मेजर फॉर कंट्रीज प्रोग्रेस। अब बताओ कि कौन सी सिंगल कंट्री है जहाँ पे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को भी मेजर किया जाता है एज ए पार्ट ऑफ कंट्रीज प्रोग्रेस। तो ये नन अदर देन भूटान है। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए कि भूटान है जो ये कार्बन निगेटिव कंट्री है, यानी कि मतलब हर जगह जो है कार्बन को सॉर्ट आउट करने के लिए आप मेजर स्टेप ले रहे हैं, जबकि भूटान में जो है इतना ज़्यादा पेड़ पौधे और बाकी सारी चीज़ें जहाँ पे वो कार्बन को, वहाँ पे वो लोग को कार्बन इमिशन और ज़्यादा करना चाहिए, ऐसा है। तो कार्बन निगेटिव कंट्री कौन सा है, तो भूटान है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस किससे मेजर किया जाता है, कौन सा देश मेजर करता है, तो वो भूटान ही है। नाउ 75 नंबर देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज विथ रेफरेंस टू इंडिया इज करेक्ट। ये बेसिकली कह रहा है कि इट इन्फेसिस दैट मेंटेनिंग ए हाई ग्रोथ रेट इज एसेंशियल फॉर रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड रिड्यूसिंग देयर वल्नरेबिलिटी टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये बात ट्रू है। ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज जो है इन्फेसिस करता है मेंटेनिंग ऑफ हाई ग्रोथ ऑफ इसेंशियल्स फॉर रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, जो कि रिड्यूस करता है, फर्दर रिड्यूस करता है देयर वल्नरेबिलिटी टू इम्पैक्ट ऑफ वल्नरेबिलिटीज टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, है ना। नाउ इट वॉज रिलीज इन 2014, ये बात गलत है, ये 2018 में रिलीज किया गया था, 2008 में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, देखो 2024 का जो सीडीएस का पेपर हुआ था फर्स्ट वाला, उसमें जो है इन्वायरमेंट के क्वेश्चन 4 पूछे थे। ठीक है, विल डिस्कस या राइट है। नाउ ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है फ्यूचर ईयर क्वेश्चन है। कैसे कि 2024 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था वहाँ पे जो देखा हुआ है, तो 2025 का जो है फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। ठीक है, अब कैसे पूछा गया वो देख लेते हैं। कि कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट इन इंडिया। अब देखो ये ऑलरेडी हम काफ़ी बार से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि कौन सा जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो है 3 स्टेट में स्प्रेड है, कौन सा 2 है और बाकी सारी चीज़ें। आई होप कि आपने जो स्टार्टिंग का वीडियो था वहाँ पे अच्छे से सुना होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, नीलगिरी जो है 3 स्टेट में स्प्रेड है। कौन कौन सा, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। ये इंडिया का जो है सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था नीलगिरी, जो कि 1986 में इसको स्टेटस मिला था। नाउ अचनामकार और अमरकंटका ये जो है बेसिकली एमपी और छत्तीसगढ़ में बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा। शेषाचलम जो है ये सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अगस्त्य मलाई जो है बायोस्फीयर रिजर्व ये केरला और तमिलनाडु में है। तो इन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हमने देखा भी है, और आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे पूरा इन्वायरमेंट का डिटेल में बताएंगे, तो वहाँ पे भी अच्छे से बताएंगे। ठीक है, नाउ 43 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखो कह रहे हैं कि रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में है, ये बात गलत है और यही अपना राइट आंसर है। क्यों गलत है कि रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, तो इसको याद रखना। देखो रामनगर को बेसिकली कंफ्यूज कर दिया जाता है बेसिकली कि किससे, तो जिम कॉर्बेट से। क्यों जिम कॉर्बेट से किया जाता है, क्योंकि जो है रामनगर जो रिवर है वो एसोसिएटेड है जिम कॉर्बेट के आसपास है, रामगंगा रिवर। ठीक है, तो इसी वजह से। बट रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ पे है, उत्तराखंड में नहीं है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कि चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आसाम में है बेसिकली। यहाँ पे आपको गोल्डन लंगूर देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे देखने को मिलता है गोल्डन लंगूर। कौन सा, चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि असम में है। नाउ नहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है देखने को मिलेगा, हरियाणा में। ये होम है किसका, टू ब्लैक बक एंड जैकल का, और भी सारे हैं बट मेजरली ये है। नाउ सी जो है कान्हे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका नॉट करेक्ट वाला राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, नाउ 85 नंबर कह रहा है कि विच ग्रीन हाउस गैस हैज मैक्सिमम एवरेज रेसिडेंस टाइम इन द एटमोस्फेयर। सबसे कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम एवरेज रेडियंस टाइम जो है एटमोस्फेयर में कौन से ग्रीन हाउस गैस का है। तो ऑब्वियसली ये सारे जो है ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका है, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का। कितने टाइम तक रहता है, तो देखो कोई कहेगा कि वाटर वेपर जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये है। ठीक है, तो याद रखना कि वाटर वेपर जो है ग्रीन हाउस गैस है। और CFC सबसे ज़्यादा रहता है 50 से लेकर 500 साल से ज़्यादा तक रहता है, समटाइम्स 1000 ईयर तक भी CFC का असर देखने को मिलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। और CH4 जिसको मीथेन बोलते हैं, इसका एवरेज टाइम जो है 12 साल का होता है। CN2O जो है ये बेसिकली नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये अबाउट 114 से 120 साल यानी कि 114 to 120 ईयर्स का एवरेज टाइम पीरियड होता है। ये बेसिकली जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो है आपको साइंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन में, तो ये है लाफिंग गैस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, N2O को। नाउ वाटर वेपर जो है फ्यू डेज टू कपल ऑफ वीक्स, ये वाटर वेपर जो है बारिश में फिर आ जाता है वापस, तो इसलिए ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, ये कपल ऑफ वीक्स तक रहता है। राइट, 87 नंबर देखो कि विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज वर्ल्ड वाइड लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। अब इंडेंजर्ड स्पीसीज से रिलेटेड जो है
वो इन्फॉर्मेशन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है, तो ऑब्वियसली IUCN करता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। अब बाकी जो बाकी ऑप्शन है WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसके बारे में तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसके बारे में अभी थोड़ा सा देखेंगे। UNDP के बारे में भी देखेंगे। अब नाउ सी यहाँ पे रेड लिस्ट जो पब्लिश होता है वो कौन पब्लिश करता है, देखो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर करता है, रेड लिस्ट पब्लिश करता है, ठीक है, जो कि थ्रेटेंड स्पीसीज के लिए होता है। नाउ सी इसको एस्टैब्लिश किया गया था IUCN को 1964 में, रेड लिस्ट को। पर्पस क्या था, एक्सेस द ग्लोबल एक्सटेंशन रिस्क ऑफ स्पीसीज, कवरेज करता था एनिमल प्लांट एंड फंगी, तीनों आते हैं। हेड क्वार्टर IUCN का कहाँ पे है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। नेचर क्या है, इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और की पब्लिकेशन ये जो IUCN रेड लिस्ट करता है। कैटेगरीज जो है 9 ग्लोबल कैटेगरीज में ये डिवाइडेड है, ठीक है, मतलब 9 कैटेगरीज में कवर करता है, जिसमें कि 3 मेजर कैटेगरीज है और उसको कैटेगराइज किया जाता है वल्नरेबल, इंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप देख लो कि समटाइम्स लोग जो है IUCN को साइट से कंफ्यूज करते हैं। देखो IUCN जो है एक्सेस करता है एक्सटिंक्शन रिस्क को, जबकि साइट्स जो है ये रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, ठीक है। इसको जो है रेड लिस्ट में पब्लिश किया जाता है IUCN को, जबकि साइट्स जो है अपेंडिक्स 1, 2 और 3 में किया जाता है। बाकी जो है स्क्रीन पॉज करके देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा मेमोरी ट्रिक्स बता देते हैं। IUCN को ये जो है थ्रेटेंड, कितना थ्रेटेंड है स्पीसीज उसके बारे में देखता है, हाउ देखता है, जबकि साइट्स जो है ये क्या देखता है कि ये कैन इट बी थ्रेटन इंटरनेशनली, ये फर्दर जो है थ्रेटन हो सकता है, उसको जो है साइट्स देखता है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 जो ऑप्शन था IUCN, WWF, UNEP, UNDP, उसके बारे में देख लेते हैं कि IUCN का मेजर रोल है कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट एंड ट्रेड लिस्ट, ठीक है। WWF का क्या है, वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट एंड एडवोकेसी। UNEF का क्या है, UN लीडिंग ग्लोबल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि रूल्स और रेगुलेशन बनाता है UNEP। नाउ UNDP क्या करता है, डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन, गवर्नेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये काम करता है, ठीक है। नाउ देयर फॉर वर्ल्ड वाइड लिस्ट ऑफ स्पीसीज अकॉर्डिंग टू एक्सटिंक्शन रिस्क जो है वो कौन सा देखता है, तो IUCN रेड लिस्ट। अब समझ में आ गया ये सब सारी चीज़ें। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं 2024 का जो सेकंड पेपर हुआ था, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन पूछा था और ये कौन सा है, 120 नंबर। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेजोल्यूशन इज द फाइनल एग्रीमेंट रीच्ड एट COP28 इज एसोसिएटेड विद टारगेट ऑफ अचीविंग नेट जीरो बाई 2050। अब जो है UN जो है अपना नेट जीरो का टारगेट जो है 2050 रखा हुआ है। अब इसका जो है COP18 जो एग्रीमेंट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, इसको आप कमेंट बताना COP18 कहाँ पे हुआ था, ठीक है। राइट, वेयर। अभी जो है COP31 जो है ये होने वाला है, ये कहाँ होने वाला है, इसका भी कमेंट बताना, ठीक है। नाउ देखो, इसमें टारगेट जो है COP28 में जो है वो टारगेट सेट किया गया था फॉसिल फ्यूल फेज आउट करने का बाई 2050, ठीक है। नाउ 2025 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था वहाँ पे देख लो कितने क्वेश्चन पूछे थे, तो ये 7 क्वेश्चन इन्वायरमेंट रिलेटेड ही पूछ दिए थे, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस इसको अच्छे से कि 7 नंबर देखो क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस इन द सी वाटर। अब कह रहे हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट साल्ट है, इसका जो है करेक्ट सीक्वेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोपोर्शन और प्रेजेंस। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। देखो कैल्शियम यहाँ पे देखो मैग्नीशियम क्लोराइड इन ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा है, ये 10.88% है अराउंड। कैल्शियम सल्फेट जो है 3.6% होता है सी वाटर में, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है 0.3% होता है, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस देखोगे तो राइट आंसर ऑप्शन 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर बोला है यहाँ पे, बात ध्यान रखना, ठीक है। नाउ 8 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है अबाउट ह्यूमस इज आर करेक्ट। ह्यूमस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये जो है डार्क कलर एमॉर्फस सब्सटेंस होता है, बिल्कुल बात ट्रू है। नाउ बीइंग कोलाइडल इन नेचर इट सर्व्स एज ए रिजर्वियर ऑफ न्यूट्रिएंट, बिल्कुल बात ट्रू है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। 9 नंबर ये देखो, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 2024-1 जो है इसमें पूछा जा चुका है। कह रहा है कि मैंने बताया भी था उस टाइम पे, विच ऑन द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व जो है इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट इन इंडिया, तो ये है नीलगिरी, ठीक है। अब यहाँ पे दिहांग देबांग जो है ये कहाँ पे है, तो ये है बेसिकली असम में, सॉरी दिहांग देबांग ये कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में, राइट। ध्यान रखना AR हम लिखते हैं ARP, ठीक है, तो या ARU लिख देता है ताकि यू से अरुणाचल को हो, अरुणाचल, ठीक है। तो ARU अरुणाचल प्रदेश। और देबांग नीलगिरी कहाँ पे है, तो ये 3 में है, कौन कौन सा, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, ठीक है। नोकरिक कहाँ पे है, नोकरिक ये जो है मेघालय में है, राइट। और शेषाचलम कहाँ पे है, तो ओनली इन आंध्र प्रदेश। यहाँ पे EP जो लिखते हैं वो आंध्र प्रदेश के लिए है, ठीक है। नाउ 11th नंबर देखो कि कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ईस्टर आइलैंड, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इज करेक्ट। अब नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ पोलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये बात जो है बिल्कुल ट्रू है, ठीक है।
और मेजर में देखोगे तो ओशिनिया वाला जो रीजन है वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पोलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड का मेजर पार्ट है। और इट इज़ ए टेरिटरी ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन चिले, ये बात ट्रू है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन दोनों सी हो जाएगा। तो ईस्टर आइलैंड कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो चिल में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो ईस्टर आइलैंड का जो अदर नेम है वो कौन है, रापा नुई नेशनल पार्क। अगर फर्दर आपसे पूछ दे कि रापा नुई नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये है चिल में, ठीक है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नाउ 12 नंबर देखो, विच ऑफ द वन एमंग द फॉलोइंग इज ए होम, किसका, टू द इंडेंजर्ड माउंटेन गोरिल्लाज इन अफ्रीका। जो इंडेंजर्ड माउंटेन गोरिल्लाज हैं, ठीक है, उसका होम कौन है इन अफ्रीका, तो ये है बेसिकली जो है विरुंगा माउंटेन। और विरुंगा माउंटेन जो है ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये बेसिकली रवांडा, युगांडा और डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है, मतलब बोल सकते हो कि विरुंगा माउंटेन जो है सेंटर ऑफ अफ्रीकन कंटिनेंट है, ठीक है। और बेसिकली कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो रवांडा, युगांडा एंड डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। नाउ नोगो क्रोंगोरो क्रेटर, ये भी तंजानिया में देखने को मिला। माउंट किलिमंजारो आपको पता है कि ये जो है हाईएस्ट पीक है, ऑलरेडी हमने ज्योग्राफी में देख लिया होगा, ठीक है। तो ये है हाईएस्ट पीक किसका, तो तंजानिया का, ठीक है। और ये एक डोरमेंट वॉल्केनो, अभी नाउ ये एक्टिव हो गया है, ठीक है। माउंट केनिया जो है ऑब्वियसली केनिया में होगा, ठीक है। नाउ 94 नंबर देखो, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको थीम तो आइडिया लग गया होगा ना कि कौन कौन सा थीम पूछा जा रहा है। एक तो आपको बर्ड सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा जा रहा है, बायोस्फीयर रिजर्व पूछा जा रहा है आपसे, नेशनल पार्क पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। प्रोटोकॉल्स, इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल कन्वेंशन पूछे जा रहे हैं आपको, ठीक है। समटाइम्स पे स्पीसीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। तो यही सब है थीम, और इसको कर लोगे तो आई कैन गारंटी जो है, अगर 6 क्वेश्चन भी पूछ रहा है तो आप 5 तो आराम से करके आ जाओ, ठीक है। द क्योटो प्रोटोकॉल स्पेसिफिकली रिलेट्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशू। तो क्योटो प्रोटोकॉल हमने देखा था किससे डील करता है बेसिकली, तो ये ग्रीन हाउस गैस GHG इमिशन रिडक्शन से, ठीक है। ये ऑलरेडी PYQ है, कौन सा, 2015 का, है ना। अब देखो ओजोन लेयर डिप्लीशन से कौन सा कन्वेंशन जो है वो डील करता है, तो वियना कन्वेंशन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, जो कि ओजोन लेयर और बाकी सारे। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट से ये कौन सा डील करता है, तो ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD बोलते हैं इसको, राइट। ये जो है इसको सपोर्ट कौन करता है, ये बेसिकली सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है, लाइक कार्टिजिना प्रोटोकॉल एंड नगोया प्रोटोकॉल जो है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट को सप्लीमेंट करता है, ठीक है। तो कार्टिजिना प्रोटोकॉल एंड नगोया प्रोटोकॉल जो है ये सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है टू CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। नाउ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको पता चल गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन से डील करता है, सॉरी वही इनडायरेक्टली देखो मॉन्ट्रियल और वियना दोनों जो है ओजोन से डील करता है। मॉन्ट्रियल स्पेसिफिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड FC से करता है, एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है वियना कन्वेंशन को डील करता है, ठीक है। मतलब वियना कन्वेंशन ओजोन से करता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन से। अब यहाँ पे एक 170 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो बाल्ड ईगल के बारे में पूछा है। हैज़ रिसेंटली बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज द नेशनल बर्ड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो बाल्ड ईगल जो है बेसिकली US का नेशनल बर्ड, काफ़ी न्यूज़ में था ये, ठीक है। तो बाल्ड ईगल जो है नेशनल बर्ड किस कंट्री का है, तो USA का है। नाउ वी आर टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, मात्र 4 क्वेश्चन एंड दिस वीडियो विल बी फिनिश, ठीक है। तो आई होप कि अभी तक आपने अटेंशन अपना बनाए रखा होगा, ठीक है। इतने पेशेंस आज के डिस्ट्रैक्टेड ज़माने में बहुत कम देखने को मिलते हैं। नाउ 2025 का जो सेकंड पेपर हुआ था उसका इन्वायरमेंट का क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्कीम फॉलोड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो ये बेसिकली जो है पाइलअप होता है, सॉरी फाइलम होता है, फिर क्लास होता है, फिर ऑर्डर होता है, फिर फैमिली होता है, फिर जीनस होता है और फिर स्पीसीज होता है, ठीक है। 104 नंबर देख लो कि 104 कह रहे हैं कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एटमॉस्फेरिक नेचुरल डिजास्टर। तो एटमॉस्फेरिक नेचुरल डिजास्टर इनमें से कौन सा नहीं है, तो ड्रॉट एक नेचुरल डिजास्टर है, हेलस्टॉर्म भी है, फ्रॉस्ट भी है, जबकि एवलांचे जो है ये एटमॉस्फेरिक नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना एटमॉस्फेरिक यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब ये जो है एवलांचे जो है डिजास्टर तो है, बट ये किस तरह का डिजास्टर है, इसको टेरेस्ट्रियल, जियोलॉजिकल और टोपोग्राफिकल डिजास्टर के रूप में देखा जाता है, ना कि एटमॉस्फेरिक के रूप में, ठीक है। 105 जो है ये कौन सा है, क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज आर करेक्ट। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कौन सा करेक्ट है, तो देखो इट कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर 2006, ये बात गलत है, ये 2003 में कंस्टिट्यूट हुआ था, तो इस चीज़ को याद रखना। नाउ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। अब अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो कि 2005 में पास हुआ था, द इंस्टीट्यूट हैज़ बीन इंटरेस्टेड टू असिस्ट इन द नेशनल लेवल पॉलिसी फॉर्मुलेशन विथ रेफरेंस टू डिजास्टर मैनेजमेंट, ये बात ट्रू है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ना उसी एक चीज़ देखो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ये जो है कंस्टिट्यूट है तो 2006 में, इसका एक्ट आ गया था 2005 में। ऐसा होता है क्या कि कंस्टिट्यूंट होगा फिर उसका एक्ट आएगा, पास बनेगा, रेगुलेशन आएगा, तब ना जाकर डिजास्टर मैनेजमेंट बॉडी बनेगी। तो ऐसा है, तो ये इससे आप पहला स्टेटमेंट को गलत काट सकते थे। ना ये जो है 2003 में बना था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, और फर्दर जो एक्ट आया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया था। 106 लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीलगिरी, सूरत एंड वागसीर इज करेक्ट। अब देखो बहुत सारे यहाँ पे स्टेटमेंट बन सकते हैं नीलगिरी, सूरत, वागसीर के बारे में। और वागसीर आपको पता होना चाहिए ये एक शिप था, ठीक है, सबमरीन था, ठीक है। एंड सिमिलरली बाकी नीलगिरी एंड सूरत भी वही है। तो ये बेसिकली दे आर कॉम्बिटेंट कमीशन बाय द इंडियन नेवी, और ये ट्रू है, ठीक है। ना ही वो टाइगर रिजर्व है ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात,
है ना, ना ही वो दीज आर द बायोडाइवर्सिटी पार्क मेंटेन बाय द इंडियन आर्मी, ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर द टाइगर रिजर्व मेंटेन बाय द इंडियन नेवी, ये भी बात गलत है। अब सी दो स्टेटमेंट ऑलरेडी देखो नेवी से रिलेटेड थे, इंडियन नेवी, तो आइदर बी और डी में से कोई एक आंसर होगा। थोड़ा भी आइडिया रहता है तो ये कॉम्बैट कमीशन आंसर सेट करना इज मोर डिफिकल्ट देन सेटिंग ऑफ ए टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो कॉम्बैट कमीशन जो है यही आंसर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका जो है बी हो जाएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में है जो है हमने बताया था कि जो कंप्लीट डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है, अबाउट एवरी इन्फॉर्मेशन जो हमने बताया है, ठीक है। वहाँ देखने के बाद आपका इन्वायरमेंट के लिए दुख दर्द और पीड़ा सब खत्म हो जाएगा, आराम से क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाओगे इन्वायरमेंट रिलेटेड, जहाँ पे हम ये सब सारे जो है एग्रीमेंट्स को इन ग्रेट डिटेल डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड है उनको डिस्कस करेंगे, कोरल रीफ्स फर्दर और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। एंड देन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में और डिटेलिंग में देखा जाएगा, सिमिलरली टाइगर रिजर्व के बारे में, एंड कौन सा इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशन के बारे में, बायोम्स के बारे में, राइट। और कौन सा है ये, हाँ ये कौन सा है, तो ये है मेजर एयर पॉल्यूटेंट के बारे में। एंड देन फिर फर्दर जो है ये कौन सा है, तो ये है बेसिकली WWF के बारे में तो हमने देख लिया है, वाटर साइकिल के बारे में अच्छे से और देख लेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा और भी 2-3 वैल्यू एडिशन टॉपिक होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इस वीडियो के कि आपको कौन सा इसमें जो है वैल्यू एडिशन और चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड बाकी प्लेलिस्ट देख लेना, हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है, और बाकी जो है फर्दर 2-4 दिन में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।